संसद जो शुरू होती है तो गरिमापूर्ण तरीके से अध्यक्ष जो है उसके पुकार करके अपनी आसन पे बैठ जाते हैं। अब विपक्ष क्या करता है कि इसके पहले एक नियम है, 267 के ऊपर कुछ नोटिस जारी करता है कि संसद को यहीं रोको, एडजॉर्न करो और ये बात पहले सुनो। पिछले 11 साल से जितने भी नोटिस दिए गए, एक भी नोटिस नहीं माना गया। एक एक मैंने सुनी, एक एक के नोट्स बनाए और कई दिन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बीमारी क्या है नोटिस। अब मुझे काफी संसद की कार्रवाई का पूरा नॉलेज है होता क्या आखिर वहां। यानी एक भी नोटिस, जैसे पेगासस पे बात आई, मणिपुर पे चाहिए या किसी अच्छे राफेल पे चाहिए या किसी पे भी विपक्ष ने कोई बात, तो वो इन नहीं गई, उन्होंने सुनी नहीं गई। मैं अब नैतिक है या अनैतिक क्या कहें, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। जैसे राफेल में कह दिया ये वहां चल रहा है, अभी ऐसा कह दिया ये कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिशियल मैटर, और महुआ मोइत्रा का कोर्ट में चलते हुए भी यहाँ डिस्कस कर लिया इन्होंने, कई मर्जी के हैं वो डिस्कस कर लिए। अब एक तो ये है, हम ये सोचते हैं कि प्रतियोगिता है, इनका नैतिक कौन सा, इनका नैतिक कौन सा, कि तुमने ये किया, बीजेपी ने किया, सुषमा स्वराज ने कहा, जेटली ने कहा, इसलिए हम भी हल्ले करेंगे। हम तो फंस गए ना हल्ले होकर के, हमने तो कुछ नहीं सुना, वो सुनी बस इनका अच्छा काम ये हुआ कि काम पूरा होता है। 12 बिल निकाल दिए इन्होंने, जो इनको जरूरत होती है निकाल देते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में बिल हो जाता है। उसको नैतिक है अनैतिक है, बड़े प्रश्न सवाल है, बड़े यूं है मुद्दा कि ये संसद अपने आप में यूनिक वैसे, क्योंकि हम शेडो कैबिनेट में चलते हैं, इसलिए हम मानव के बजाय हमने एक इंस्टीट्यूशन ली और इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारी नैतिकता और अनैतिकता के आंकलन के ऊपर सोचा, और उसके अंदर उस नाव में यानी उस सतह में बैठ करके इन लोगों ने मानसून सत्र को पूरा ये कह रहे हैं कि दो दिया, हम कह रहे हैं कि काम हो गया, तुम्हारा दो क्या दिया तुम्हें, तो अच्छा रहा, ये में बैठे थे एक बिल पास कर लिया, हल्ला किया, तुम साइड में बिल पास कर रहे थे। अब कौन से ये कह रहे हैं हम नैतिक है, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम अनैतिक हो, हमने बिल पास करके चुपके से हो गया, तो वो उनका काम तो अपना हो गया। यही बात 0 आवर होती है। 0 आवर में भी लोगों को ये कहा जाता है कि भाई आप अपना कोई टॉपिक दे दो जिस पे आप 0 आवर में मुद्दा उठाओगे। 0 आवर का मतलब तो ये है कि भाई हम कोई भी बात कह सकते हैं। वैसे तो थीम ये थी, रीतिवाज ये थी, क्योंकि एथिक्स तो मैं पढ़ रहा था, तो एथिक्स के 4 चैप्टर पढ़े। एक डेस्क्रिप्टिव था एथिक्स, एक नॉर्मेटिव एथिक्स था, एक मेटा था और एक अप्लाइड था। अप्लाइड जो एथिक्स है वो इसमें है जो एप्लीकेशन लागू हो रही है संसद में, जो अप्लाइड है। नॉर्मेटिव इन जनरल है, मेटा का अंदर ये है कि रियलिटी क्या है। इस तरह से कि मैंने वीडियो सुने तो उस पर बहुत ज्यादा पे हम नहीं जाएंगे, आप उसमें अपना डिस्कशन करेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि इतना जो भाग्य रेखा लिखने वाली एक इंस्टीट्यूट जिसमें हमारे बच्चों का भाग्य निर्धारित होता है, हमें बजट और टैक्स के ऊपर हमारा निर्धारण होता है, उसके अंदर कौन से एथिकली काम कर रहे हैं, मोरलिटी क्या है इनकी, ये कह रहे हैं तुम ऐसे हो, ये कह रहे हैं तुम ऐसे हो। ये कह रहे हैं भाई सुषमा स्वराज और जेटली ने 1 महीना संसद मनमोहन सिंह के टाइम रखी, तुमने कहा था कि ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रणाली है। ये कह रहे हैं तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। अब जब पर्सन आवर की बात आई तो पर्सन आवर के अंदर ये कहते हैं कि भाई पर्सन आवर बहुत ही इनका विषय भारी है, इसलिए हम स्थगन नहीं कर सकते। पर्सन आवर एक मामूली बात है कि 15 या 20 सवाल होते हैं, जिन सवालों को संसद में डिस्कस होता है, तो डिस्कस तो एक का ही नहीं होता, सिर्फ जवाब दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये व्यवस्था था, इस व्यवस्था के अंदर या ये रीति रिवाज था या ये ट्रेडिशनल था, इन्होंने अपनी मर्जी से बहुमत के कारण से कुछ ऐसे रद्दोबदल कर दिए कि वो मौका ही नहीं मिले इनको, कोई मतलब ये करते रहते। इन हल्लों के अंदर इनको 0 आवर दिया तो 0 आवर में बैन कर दिया कि तुमने ये लिख के दी, इसके आगे नहीं बोलोगे, आप रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हम जो है भारत के लोग वो इसको देखने के लिए लालाई थे, बैठे रहे ये कुछ कहें और हम सुने के अंदर ये साइड में अपना काम करते हैं। इतने में उनका आदमी बोले, उसको रिकॉर्ड में लेकर के कह देते हैं देखो ये बदमाश, ये जैसे मैंने दूसरा टॉपिक लिया कि नैतिकता की नाव में बैठ करके संसद अनिश्चित काल के लिए
साइन डाई कर दी, यानी स्थगित कर दी। विपक्ष को बदनाम करके एक पक्षीय कार्य निपटा लिया गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी था, अभी अध्यक्ष है नहीं और राज्यसभा में सभापति नहीं है, इनकी भूमिका अनैतिक है या नहीं, ये कह रहे तुम्हारा नहीं, ये कह रहे तुम्हारा नहीं, बिल सारे निकाल दिए। अब स्थिति ये है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, नहीं इसी पे है नैतिकता की या इसकी कोई बात है, ये डू और डाई के हिसाब से है कि भाई ये नहीं करना है और ये करना है। ये निर्धारण किसने किया कि समाज का या ट्रेडिशन का या संविधान का जो भी ढांचा बना, तो हम इस बात पे ही केंद्रित रहेंगे कि भाई ये आखिर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेसी की दूरी लेकर के खड़ा है, उसमें एक सत्ता पक्ष है, उसके अंदर हमारे बच्चों का भाग्य लिखा है। तो कौन सा अनैतिक काम है या नैतिक काम है, एक भी बात नहीं सुना जाना। 267 आज तक नहीं सुना गया, एक भी, न राज्यसभा में नहीं, एक भी टॉपिक के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चाहे 7 दिन तक, जैसे ये सिंदूर रहा, 7 दिन तक इन्होंने अपना संसद को थामे रखा, तब जाकर के ये वो पहले वादा था इनका, तब करवा दिया, SIR पर नहीं किया। ऐसे बहुत सारे इवेंट आए, हर क्षण इन्होंने कहा देश की ये मांग है, ये है, चाहे महंगाई का या चाहे किसी का आया, शॉर्ट ड्यूरेशन इन्होंने कर दिया, किसी चर्चा कर दी। क्यों? इसके अंदर क्या है कि जवाब देना पड़ता सरकार को और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है, तो जवाब से जो कर लो। तो अब ये नैतिकता है क्या? नैतिकता अभी कहते यार जवाब में क्या है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। जब राज्यसभा में जवाब दिया गया तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है, क्या फर्क पड़ता है प्रधानमंत्री के या मेरा मंत्री के, क्या फर्क पड़ता है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे करते करते के आपसी भिड़ाव होते 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 130 आ गए हम संविधान संशोधन पे। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि हर एक का आप लोगों का व्यू पॉइंट, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है हर एक को पता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एक आदमी को पता है कि क्या ये घटनाओं का मैं चश्मदीद गवाह हूं, इसलिए मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि इन्होंने क्षण क्षण कुछ पतली गले निकाली। अभी माइंड करना नैतिक है क्या? नैतिक इनका खुद का बताना नहीं नैतिक है, नैतिक विपक्ष का कोई नहीं बताना नैतिक है, नैतिक। तो ये व्हाट इज रॉन्ग, क्या ये रॉन्ग है या सिर्फ सत्ता है दे दी, जनता ने इनको चुन लिया, कह रहे भाई तुम्हारे में होता है तो तुम काय किया, अल्लाह काय की फालतू बात क्यों कर रहे हो? सुन जाओ, राफेल हमें खरीदना, खरीदा, आप कोर्ट में चल रहा है, यहाँ डिस्कशन करें, कोई तो ये SIR है, ये चुनाव आयोग का काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस दैट इज राइट। वो भी कह रहा है ठीक है ये राइट है, आप कह रहे हो रॉन्ग है। 2 लाइनें लग करके आप उसमें कर रहे हो, आप इसका इंसल्ट कर रहे हो, आप इसको कर रहे हो। संसदीय विपक्ष का पद जो है वो कहाँ है? अब संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष का पद था जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। विपक्ष के 10% सदस्य नहीं होने से इन्होंने खत्म कर दिया। कानून की एक आड़ ले ली, लेकिन राइट और रॉन्ग जो था पब्लिक का वो अलग था। कानून की धाराओं को इंटरप्रिटेशन करके संविधान के कोमा और इनको लेकर के तो इन्होंने सारा कुछ ढांचा ये एकदम यूं कर दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मीडिया वगैरह ये लगे रहे और क्रॉस क्वेश्चन के अंदर ये लगा, तो कभी कभी लगता है यार ठीक ही बात है, सत्ता है तुम्हें ले लेते भाई, सत्ता तुम्हें जनता नहीं चाह रही है, जनता की भलाई के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, तो दैट आर राइट, यू आर रॉन्ग। तो ये इस तरह का एक माहौल 11 साल से लगातार मैं देख रहा हूं, और करते करते इन्होंने संविधान में संशोधन की बात पेश की कि जो कोई आदमी 30 दिन तक जेल में रह जाएगा उसको उस पद को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा नैतिक है, मोरली छोड़ देना चाहिए, एथिक भी यही कह रही है। तो बात यही है, एथिक की यदि हम अप्लाइड एथिक को इस पे करते हैं, मेटा और नॉर्मलिटी और डेस्परेटिव मेरिट तो नहीं लें, तो अप्लाइड यही है कि ठीक बात है। अब 30 दिन की जगह वो हो, लेकिन मॉरली बात ये आती है कि यार फिर वो 5 साल बाद में यदि वापस आ गया, केस के अंदर हो गया, तो उसको आपने हटा दिया, तो उसका रिजल्ट क्या रहा? तो ऐसे जेल में भी बहुत सड़ रहे हैं, कई मर ही गए अंदर, बाद में फैसले हुए कि वो तो सही था। ये जो भीमा कोरेगांव की बात उठा लो, ईडी की बात उठा लो, जहां 0.5% यदि 100 केस है तो उसके 0.5 में
बात सही निकली, बाकी 99.5% जो है गलत निकल गई। अब क्या एथिक हुआ? अब ये मुद्दा ये है कि भाई जिन आदमियों को हमने सत्ता दी, चाहे अध्यक्ष को दी उस संसद को चलाने के लिए, राज्यसभा को लिए उपाध्यक्ष या सभापति को दी, ईडी के अंदर एक दिया, सीबीआई में हेड बनाया, देश का एक प्रधानमंत्री बनाया, इस तरह से हमने कुछ ऐसे लोगों को बिठाया। वो एथिकली वर्क नहीं कर रहे थे, उनके एथिक्स नहीं थी, नैतिकता उनमें नहीं थी। ऐसे मामले के अंदर हमने राइट और रॉन्ग को, क्योंकि पॉलिटिक्स में हमें ये मानना चाहिए था हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, हमारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग रहे। किसी को तो काम होते ही उनको राइट लगने लगे, वो व्यक्ति का ये नेता ठीक है, किसी को सड़क बन गई या विकास हो गई ये नेता ठीक है। लेकिन बेसिक बात मैं वहां ले जाता हूं कि इन्होंने नीतियों को आमूलचूल परिवर्तन किया। एक व्यक्ति मर्डर करके संसद में गया, रूपचंद जी से मैं कह रहा था कि मैं उनसे इनको ज्यादा बदमाश मानता हूं। शातिर वे में इन लोगों ने पूरे पर्यावरण को खत्म करने की, पूरी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने के ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसी ऐसी धाराओं के इंटरप्रेट किए, इन्होंने हटाए और उसमें जोड़े, अमेंडमेंट किए कि आज इस मानव सभ्यता अपने आप में अलग थलग खतरे में पड़ गई। दैट वाज रॉन्ग, मेरा सोच ये है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि देखो रोजगार मिलेगा, ये लोग हो जाएगा। आप खान खोद रहे हो, खनिज खोद लिए, आप लिथियम ले जा रहे हो, आप एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो। सोलर के मामले में यदि आप कहो तो सोलर जो है वो लिथियम ला रहा है, कर रहा, आप ट्रम्प से गए सामान ले आए, वो ले, ये नीति चलाने वाले लोग कितने खतरनाक हैं। और एक मर्डर करके फूलन देवी संसद में चली गई तो हमने कह दिया देखो इतने एडीआर वाले पूरे लगे हुए हैं इस बात के लिए कि इतने अपराधी गए। अरे अपराधी, एक अपराध और अपकृत्य दो चीजें हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ ये क्राइम दोनों अलग अलग हैं। क्राइम की पूरा ढांचा गवर्नमेंट के हाथ में है, वो खुद उसको तफ्तीश करती है, उसकी सारे लोग लगे हुए होते हैं, उनका एक ढांचा है, वकील है, दूसरे हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल सोसाइटी है, किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया, जैसे डेटा पेश करने वाले आदमी ने जो चुनावों को टाइम जो निकालते हैं उसने माफी मांगी अभी देश से। कोल घोटाले वाले ने माफी मांगी थी देश से कि भाई मैंने जो किया था वो पहले, जबकि कोल घोटाले में तो ये गवर्नमेंट ही चली गई पूरी की पूरी। बड़ा एक अजीबोगरीब खेल हो गया। यानी ये लोग जो सत्ता के हेड बने बैठे हैं, चाहे अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है, प्रधानमंत्री पे बैठा है, चाहे वीसी की कुर्सी पे बैठा है, चाहे कोई कहीं भी बैठा है, इन लोगों को एथिकली साइन करते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर इनके सिग्नेचर होते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ लेने वाले आदमियों ने जिस प्रकार से धोखे किए वो खतरनाक ज्यादा हुए। को मर्डर करके तो कोई किसी ने गाली दी होगी, अगले ने गाली दी होगी, गोली चल गई, मर गया। बड़े सवाल है कि हु इज द राइट एंड हु इज द रॉन्ग। राइट और रॉन्ग के अंदर भी हम तो बड़े इधर उधर हो लिए। क्या करें राइट और रॉन्ग के अंदर कि कौन सा राइट है कि यार इसने देखो इसको गाली निकाली थी तो उसको गुस्सा आ गया, मार दिया, इसने ये काम किया था इसलिए इसको हो गया। लेकिन इसने बिल्कुल इस तरीके से काम कर दिया कि इस आदमी को नॉलेज ही नहीं था, उस आदमी ने नॉलेज था तो जानबूझ करके इस तरह की एक नीति बनाई कि वो कहीं न कहीं जाकर के आप एक एथिकली यदि कहो, एथिक्स ये कहती है कि नेचर के साथ आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मनुष्य एक नेचुरल प्राणी है। नेचर को आपने बहुत तरीके से चैलेंज किया, 1.5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने की छूट दे दी। नेचर के अंदर आपने ये कह दिया ये पेड़ काट लो। नेचर के अंदर आपने ये कह दिया कि नदी जा रही है और उसके अंदर आप कचरा डालोगे तो आप थोड़ी पेनल्टी दे करके आप, ये कानून बनाने वाले लोगों की कहानी है। और मैंने जब पूरे कानून पढ़े तो मुझे ये हथियारे लगे। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बहुत ही गलत माइंडसेट के लोग हैं जिन्होंने इस तरह की एक व्यवस्था कर दी कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाए। अब इसमें राइट और रॉन्ग के अंदर ये राइट इसलिए हो गए कि इनको मत मिल गया, वोट मिल गया, दोबारा फिर मिल गया मत, दोबारा तिबारा मिल गया, इसका मतलब दे आर राइट। अब हम जो है घनश्याम जी को ले जाता हूं। घनश्याम जी आप तैयार रहिए, मैं आपके सामने सवाल सीधे साधे रख रहा हूं कि इन लोगों ने
ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक का सेटअप करके एक संसद की एक फॉर्मेशन बना दी, और दूसरा जो पक्ष था उनको रोंग लगा, और वो बार बार इसको कहते रहे देखो ये गलत कर रहे हो आप, आपने बायोडाइवर्सिटी में गड़बड़ किया है, आपने बायो लाइफ में अंदर गड़बड़ किया है, आपने ये दस्तखत गलत किए हैं, आपने ये सामान खरीदा ये गलत खरीदा है, ये यहाँ देश का नुकसान किया है। ये कह रहे हैं रॉन्ग, ये कह रहे हैं राइट, पब्लिक कह रही है राइट क्योंकि आपको वोट दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि वोट ही तुमने तो चुरा लिया। अब ये बहुत बड़े इस झमेले के अंदर 130वां जो संविधान का संशोधन करने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर राइट और रॉन्ग का सवाल खड़ा हो जाएगा। 30 दिन जो जेल में गया है वो राइट है कि रॉन्ग है? वो यदि जेल में बैठा बैठा जीत रहा है, कई जीते हैं, तो बड़े सवाल हमारे सामने ऐसे खड़े हो गए कि राइट और रॉन्ग में फंसा हुआ ये इथिक और मोरलिटी का ये ढांचा, और 130वां संविधान संशोधन की ये बंदूक छोड़ के और संसद क्लोज कर दी गई। हम सिविल सोसाइटी के लोग अपने माइंडसेट से ये सोचें कि यार 130 का आखिर होगा क्या, और कई दिन तक बहस चलनी चाहिए राइट और रॉन्ग पे। मैं तो कहता हूं कि इसको कई दिन तक कई सेमिनारें होनी चाहिए। आप समाज के राइट और रॉन्ग को भी लीजिए, संस्थाओं को भी लीजिए, सीबीआई के भी लीजिए, इंस्टीट्यूशन का लीजिए, एजुकेशन का लीजिए। ये जो इन्होंने धाराएं एथिक्स की बना रखी है ना, अप्लाइड के अंदर, मेटा के अंदर अलग अलग है। एक हॉस्पिटल में बैठा आदमी है, उसकी क्या एथिक्स है? वो आदमी उसको डायलिसिस पे डाले खड़ा है और कह रहा पैसे लाओ, व्हाट इज रॉन्ग? ओके, पैसा भी चाहिए। तो एक आदमी तो कहता भैया चलता थोड़ा ही हॉस्पिटल, ऐसे थोड़े फोकट में थोड़े काम होता। तो बड़े एक सवाल हमारे सामने है। तो घनश्याम जी आप संक्षिप्त में टिप्पणी दो, फिर मैं वीरेश जी को, नहीं इनको रूपचंद जी को इसमें इनपुट लेने के बाद में फिर सदन में आगे बढ़ता हूं कि 130वें संविधान संशोधन में आप सोचिए कि क्या ये सही हो रहा है? बड़ा सीधा लगता है कि जो चोरी करेगा रॉन्ग है, चोरी करना, भ्रष्टाचार करेगा रॉन्ग है, जेल जाने के बाद में उसको छुट्टी, क्या कर रहा भाई तुम यहाँ देश के लिए, कोई तो रॉन्ग क्या है, राइट है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो जानबूझ के ऐसा। अपनी बात को विद इन 5 मिनट यू हैड टू कंपाइल दैट। घनश्याम जी। वैसे सवाल तो बहुत ज्यादा मतलब व्यापक है थोड़ा, और अपन थोड़ा ले रहे हैं। एक तो 130वां जो संशोधन वो कर रहे हैं कि भाई कोई भी पीएम भी शामिल कर दिया उन्होंने, सीएम और पीएम भी शामिल किया कि 30 दिन जेल में रहे तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली वो सत्ता में नहीं रहेगा। अब सवाल ये हो रहा है कि राइट है कि रॉन्ग है, अपराध और अपकृत्य, कई आपने बातें की, नैतिकता की भी। पहली बात तो ये कि कोई भी जो प्रोसेस है ना, हर चीज इसके 3 आयाम से देखना है हमें। 3 आयाम में क्या होता है? एक होता है किसी का आइडिया, विचार, फिर उस विचार को इम्प्लीमेंट करने का कोई न कोई समूह होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है और स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे कानून के मामलों में पार्लियामेंट, सेंट्रल के कानूनों के मामले में, स्टेट के मामले में विधानसभा, यानी स्ट्रक्चर भी और फिर उसका आचरण। ये तीनों बातों को जोड़ के देखने की जरूरत होती है। तो अब सवाल है कि जो सही और गलत का आप जब बता रहे हो, तो ओवरऑल जो मानव जाति का जो सही और गलत का जो सेंट्रल पॉइंट है वो तो है कि जो कोई भी काम करने से पैसा आ रहा हो, ग्रोथ रेट बढ़ रही हो, ठीक है, और ताकतवर है सत्ता और पैसा, ये अगर बढ़ रहा है तो वो ठीक है, वो नैतिक भी है, सही भी है। अब सवाल है उसके पार्ट में अगर आते हैं तो कि इस सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने एक बना रखी कि भाई कोई भी कानून बनेगा तो पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट में पूरा डिस्कशन होना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके लोकतंत्र बनता है, पूर्णता दोनों को मिलके बनती है। अब ये इसके मुताबिक जो नैतिकता बनती है वो तो ये होती है कि विपक्ष को भी महत्व दिया जाए। अब क्या होता है कि ओवरऑल जो राइट और रॉन्ग का जो फॉर्मूला है पूरे वर्ल्ड वाइड जो चला ना, ये पावर और पैसा और ये बढ़े तो मामला ठीक है, विकास भी ठीक है, तो और तेज गति से पैसा इकट्ठा करने के लिए ये आज की जरूरत हो गई है कि पावर जो दिए हुए है ना वो कम किया जाए, जो सत्ता में बैठा है उसको ज्यादा पावर मिलना चाहिए, विपक्ष की भी अब उपेक्षा की जाए
तो ज्यादा तेज गति से आप कंपटीशन में टिक सकते हो वर्ल्ड वाइड। ये कंपल्सन बन गया है। यानी ये जो सेंट्रल प्रिंसिपल बनाया ना, जिससे जो नैतिकता उसका एक पार्ट है, वही गलत हो गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। इसलिए ट्रम्प भी सेंट्रलाइजेशन करता है। रूस चीन का तो क्लियर कट है कि वो मरेंगे जब तक वही रहेंगे। ये तो पूरी पास कर दिया ना। पुतिन का तो 2035 तक का है, और इसका ये तय हो गया जिनपिंग का, चाइना वाले का, कि ये जब तक जिंदा है तब तक यही रहेगा हेड। तो ये अब इसकी कंपटीशन में ये जो भारत के लोग जो बैठे हैं, सारे जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया, कोई मोदी और अमित शाह ने थोड़ी बनाया ड्राफ्ट तो वो नीचे ये जो आईएएस और ये जो बैठे हैं अधिकारी बैठे हैं, उनको लग रहा है यार ऐसा बना दिया जाए, नहीं तो हम भी परेशान होते हैं यार। मोदी जी कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर इतना बड़ा भारत है तो कोई मुख्यमंत्री विरोध कर देता, तो कोई जो भी कोई समझौता होता है तो वो प्रॉब्लम में आता है, तो इससे हम तो पिछड़ जाते हैं। तो पहले तो यह कि जो अनैतिक बात यह है कि पावर और पैसे से जो आप नैतिकता तय करते हो वही गलत हो गई एक। फिर दूसरा, जो पावर और पैसे के दायरे में ही आपने जो संस्थाएं बनाई है, उसमें यह होता है कि ये जो जांच वाली संस्था है तो अपराध रोकने के लिए है, डेमोक्रेसी को, तो वो जो स्ट्रक्चर है ना वो भी अनैतिक हो गया। वो तो सब कह रहे हैं और मान भी रहे हैं ना कि ईडी सीबीआई वगैरह। तो अब सवाल ये आता है कि 130वां जो संशोधन कर रहे हैं उसमें कोई स्ट्रक्चर के नैतिक तौर पर तो तर्कों में तो ये लग रहा है कि यार देखो मैं खुद शामिल हूं ना, प्रधानमंत्री कह रहा कि यार मुझे जेल में रह जाता हूं मैं, तो मैं भी पीएम नहीं रहूंगा 31वें दिन। तो अब स्ट्रक्चर में नैतिक तौर पर तो ये बात ठीक हो गई, विपक्ष पर भी टेक्निकली कूटनीतिक तौर पर अप है, ये बात लोगों को भी समझ में आती है कि हाँ यार ये पीएम भी शामिल है ना। अब सवाल है स्ट्रक्चर के तौर पर यह है कि वो कोई ये इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकती। कोई एक अफसर बता दो या एजेंसी बता दो जो पीएम पर एफआईआर दर्ज कर सके, तो वो अनैतिक हो जाता है स्ट्रक्चरली। नैतिक तौर पर वो आइडिया के तौर पर वो नैतिक बात बन जाती है विपक्ष के सापेक्ष। स्ट्रक्चर के तौर पर अनैतिक है कि स्ट्रक्चर है ही नहीं पीएम को, तो सिर्फ वो विपक्ष का जो सीएम होगा जिसे पीएम चाहेगा उस पर केस हो सकता है। तो स्ट्रक्चरली जो स्ट्रक्चर है हमारा, यानी पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो तो एजेंसी बन गई है, सत्ताधारी जो भी पीएम होगा सीएम होगा उसकी एजेंसी बन गई। तो मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ घनश्याम जी आपको कि एक बात तो आपने ये कही कि यदि पावर और पैसा आता हो तो चाहे वैश्यालय ही खोल के कमा लो, लेकिन कमा लो। पावर और पैसा का इस दुनिया में ये तंत्र हो गया, कोई पावर और पैसा आ रहा है तो कर लो, खान खोद लो, समुद्र लूट लो, अब सारा जलवायु खराब हो तो ये आप कर लो, ठीक है ना। ये बात तो ठीक है कि ये बात, एक बात तो आपकी पकड़ में आ गई। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो जिस ढांचे को या स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट वहां जा ही नहीं रहा है। हम जिस स्ट्रक्चर को, जिस प्रधानमंत्री को, जिसको बन रहे हैं ना, हमने कुछ ऐसे सामाजिक तरीके से ये बनाया नहीं कि हमारा वातावरण एक पेड़ नहीं कटेगा, ये हमने बनाया ही नहीं। हमने इस विकास की चिड़िया को ऐसे किया, ये सारा कुछ ढांचा ऐसा खड़ा किया कि कुछ भी कर लो पैसा आना चाहिए। ये बात तो विकास की कड़ी में वो इसलिए कर दी कि मानव समाज बढ़ता रहे। मानव को विकास के नाम पे जो विनाश की जो कथा है वो हमने तय नहीं की। हाँ, सेंट्रल आइडिया जो हमारा था ना वो कॉन्सेप्ट के तौर पर ही गलत हो गया। फिर जो स्ट्रक्चर है, कोई भी जो संबंधित डिपार्टमेंट, उनको कोई पावर भी नहीं है भाई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बैठाया है, लेकिन उसका सेंट्रल उसको क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, लेकिन उसमें जो एक्सपर्ट वगैरह बैठे उनका ये कहता है कि यार फैक्ट्री वाला पोल्यूशन कर रहा है। दूसरा सवाल मैं और पूछ रहा हूँ कि हमने एक एजुकेशन का सेटअप खड़ा किया। एजुकेशन में सेटअप में हमने कहा भाई टेक्निकल ये काम तुम सीखो, ये काम तुम सीखो, मैकेनिकल का तुम सीखो, इलेक्ट्रिकल का तुम सीखो, सिविल का तुम सीखो, तुम पढ़ाने का सीखो, तुम हमने पूरा एक नेटवर्क खड़ा किया। और एक ही आदमी को नौकरी नहीं, तो खड़ा ही क्यों किया? भाई हमने जो है, तो ये रॉन्ग और राइट में आप बताइए कि क्या ये गलत हुआ? गलत हुआ तो उसको क्यों लागू कर दिया आपने? इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर, ये भीड़ पैदा करके फेंक। ये रोजगार से रिलेटेड बात हो गई, ये बात हो गई रोजगार से। नैतिकता और अनैतिकता के अंदर कहाँ जांचेंगे व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट? क्या ये रॉन्ग है
संसद ने ये रॉन्ग किया, प्रस्ताव पारित करके कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, इतने मेडिकल कॉलेज खोल दो। राइट और रॉन्ग के अंदर कहाँ फिट बैठते हो कि इस एजुकेशन के ढांचे को, पर्यावरण को बिगाड़ ये और ह्यूमन रिसोर्स को बिगाड़ दिया। मानव और प्रकृति के केंद्रित अपने बात ला रहे हैं, तो प्रकृति बिगाड़ दी कानून बना बना के, मानव को क्यों खत्म किया? कहीं उसमें हुआ तो रॉन्ग है कि नहीं है? रॉन्ग है तो क्या मतलब निकला इस बात का? हाँ, रॉन्ग तो हुआ ना। वो रॉन्ग किस कारण से हो गया कि इंडस्ट्री की नीड है, टेक्निकल पर्सन मिले सस्ते, बिल्कुल नहीं, सस्ते, रॉन्ग के यानी अंदर लेबर इन्होंने पतली गली है ना कि चलो ट्रेनिंग दे दो, बाहर चले जाना, कहीं कोई कहीं धंधा कर लेना, कोई प्राइवेट कर लेना। हम इस लेवल पे कहीं ढांचा ही ऐसा खड़ा नहीं कर पाए। हम जो जीना चाह रहे थे उन लोगों ने एथिकली, एथिक क्या है? खेती करोगे तो तुम बिल्कुल मिलावट नहीं करोगे, किसी प्रकार का चीज खराब नहीं करोगे, ओके होगा। एथिकली तो ये होना चाहिए, मॉरल भी है, मॉरलिटी भी यही है। तो खेती के अंदर भी डाल देते, एजुकेशन में भी डाल देते, संसद में भी डाल देते, ढांचे ही गड़बड़ कर दिए। ये करने से पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो गई। ये कानून बनाते रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, सेंट्रल आइडिया गड़बड़ है ना। अपन वापस वो भूल जाते हैं कि हर एक एजुकेशन के, अभी किसी भी बच्चे को आप 10th 11th 12th वाले को पूछोगे इंजीनियर क्यों बनेगा, सेंट्रल आइडिया पब्लिक को डिसाइड करना। पब्लिक ने मोदी को डिसाइड कर दिया कि ये हमारा सेंट्रल आइडिया है। नहीं, वो कहते हैं सेंट्रल आइडिया। नहीं। अब जैसे एजुकेशन में बच्चे को पूछते हैं तो क्या यार इंजीनियर इसलिए बनाऊंगा कि पैसे ज्यादा मिलेगी, अलग की कमाई भी मिलेगी, तो वो फिर इंजीनियरिंग तो सेकेंडरी हो गई। ढंका नहीं बना, वो तब की बात हो गई भाई, इन्होंने किया। चलो मैं अब रूपचंद जी को लेता हूँ। रूपचंद जी, हमने इधर उधर पतली गलियों में भटके, अब आप बताइए कि ये जो एथिक नाम की चिड़िया है या मॉरल नाम की चिड़िया है या नैतिकता शब्द है, ये शब्द यूं ही डोला डोल हुए करते करते हम 173 में पहुंच गए। 173 के अंदर जब अमित शाह बोला तो उसने एक ही लाइन बोली, नैतिकता। इसमें पहले होता है, इंट्रोडक्शन होता है ना किसी बिल का, तो उसके अंदर होता है, तो उसने ये शब्द बार बार किया, इंट्रोड्यूस किया कि नैतिकता के लिए हम ये कर रहे हैं। अब नैतिकता के लिए करे तो तुम्हारे कारनामे नैतिकता के थे ही नहीं, न तो तुम किसी को बोलने देते, न कोई ढंग का काम करने देते, न करते हो हमारे हिसाब से। या ये हो गई, ये नैतिक ही नहीं है, इनको क्या बोलने दे, ये तो अनैतिक लोग हैं, चुप पड़े रहे तो ठीक है, हम काम करें। 12 बिल निकाल दिए, जनता का भला हो रहा है। रूपचंद जी। सब साथियों को नमस्कार। पहले मैं दो बातें बैकग्राउंड में रखूंगा थोड़ी सी, कि नैतिकता जो है ये समाज का मूल्यांकन है, ये सोशल वैल्यूज का क्वेश्चन है, ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, ये सरकार का क्वेश्चन नहीं है। जब सरकार समाज के मुताबिक चले तब सरकार की नैतिकता और समाज की नैतिकता मेल खाती है। जब समाज की नैतिकता और हो और समाज की नैतिकता और हो, फिर वो दोनों चीजें मेल नहीं खाती आपस में। अभी एक मिसाल पुरानी देते हैं कि नहीं दे देते हैं, कि कृष्ण जो है वो मथुरा में हुए हैं और वो नॉर्थ जोन में हुए हैं। कृष्ण की ने अपनी बहन की शादी अर्जुन से की थी और दोनों आपस में मामा और फूफी के बेटे थे। उस वक्त की नैतिकता देख लो आप। आज की नैतिकता ये नहीं है कि कोई भी लड़का जो अपनी मामी की लड़की या फूफी की लड़की के साथ शादी नहीं करता। इसका मतलब ये सोशल नैतिकता है जो टाइम और प्लेस के मुताबिक बदलती है और सोसाइटी के मुताबिक बदलती है। हम अभी उस नैतिकता फंसे हैं जहां कास्टवाद है, जहां धर्म है, राष्ट्रवाद का तो बड़ा शो कार्ड कभी कभी नाम आता, मानवतावाद का तो सवाल ही नहीं कोई पैदा होता। और सरकार जो बनी है वो बन गई है मनी और पावर केंद्रित। अब मनी और पावर केंद्रित की नैतिकता और है, समाज की नैतिकता और है। यही वजह है कि जितनी पार्टियां हैं वो सब मनी और पावर वाली हैं। दूसरी बार ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये मॉरल है, ये इमॉरल है, ये लगा देते हैं।
अब आता है 130 वाली पर। जो 130 में अमेंडमेंट है और वो नैतिक है, उसमें इतनी अल्टरनेटिव हो जाए, इतनी सी एडिशन छोटी सी है उसके साथ ही कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीएम पर केस बनाएगा, किसी मंत्री पर केस बनाता है और मंत्री को जेल भिजवाता, उसकी कुर्सी चली गई, उसकी मेंबरशिप भी चली गई, एमएलएशिप भी या एमएलए भी चला गया वो, मगर वो 5 साल 10 साल के बाद फ्री होके लौटता है कि उस पर केस झूठा था, तब उस आईपीएस शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस एंड शुड बी जेल्ड फॉर द 7 or 8 ईयर 9 ईयर, और उसकी जितनी उसने प्रॉपर्टी बनाई है उस वक्त डेट ऑफ फ्रेमिंग द केस वो सारी उसको जब्त कर लो आप, ताकि इसका मतलब उसने अनैतिक काम किया है ना, आईपीएस वाले ने, उस एसपी ने, आईडी ने अनैतिक काम किया हुआ है। एक बात, भीमा कोरेगांव का केस ले लो आप, अगर भीमा कोरेगांव वाले केस वो इनोसेंट छूट जाते हैं और जिन्होंने फ्रेमवर्क किया है अगर उनको जेल ना हो, तो इसका मतलब आप नैतिकता के नाम पर अनैतिकता समाज में फैलाना चाहते हैं कि जो मर्जी आप करो, आप नैतिक ही रहोगे। ये जो पैरामीटर है डबल डीलिंग वाला, इट शुड बी स्क्रैप्ड। अब बात आती है मनी और पावर की, बात कर रहा हूं अब मैं। एक एग्जांपल और है आपके सामने, ये यूएसए की एग्जांपल है कि यूएसए में, यूएसए की कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल अमेरिका की जो बाहर काम करती है, वो अपनी कंपनी का व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार को रिश्वत नहीं दे सकती कि दूसरी अमेरिकन कंपनी, वहां का लॉ है। वो कंपनियों ने वो उन्होंने पूंजीवादी लॉ है और पूंजीवाद का कंपटीशन बराबर करने के लिए वहां के सरकार ने लॉ बना रखा है, तभी तो अडानी वहां फंसा हुआ है कि उसने अपना सोलर पावर की एनर्जी बेचने के लिए जहां की सरकारों को पैसे दिए, जबकि दूसरी अमेरिकन कंपनियां जो है उनको उसने पीछे छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मॉरलिटी का क्वेश्चन वहां आता है कि सोसाइटी में एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, पूरी पूंजीवादी सोसाइटी बन जाए तो भी है। दूसरी एग्जांपल ये है इसका अपना यूके वाली, कि उन्होंने, उनकी 2 एग्जांपलें हैं इंग्लैंड की। एक तो वहां इंडियन थी होम मिनिस्टर प्रीति पटेल, वहां पर उन्होंने एल्गोरिथम लागू कर दिया कि काला कोई भी आएगा उनमें से 10% को वीजा मिलेगा इंग्लैंड आने का। और मैं और दूसरा मेरा भाई घनश्याम या हनुमान या कोई ब्रेज, हम दोनों ब्लैक हैं, हमने अप्लाई किया, एक को मिल गया एक को नहीं मिल गया, फॉर्म एक ही जगह भरा था, हम दोनों से कि यार ये क्या हुआ, तुम्हारा रिजेक्ट हो गया। वो कोई 8-10 साल के बाद पता लगा कि वो उन्होंने एल्गोरिथम में चेंज किया है। शी हैव टू रिजाइन एंड शी हैव टू फेस द पेनल्टी। ऐसे ही टोनी ब्लेयर के वक्त में जब उन्होंने ईरान पर अटैक, इराक पर अटैक करना था, तो वहां की इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी थी कि सदाम हुसैन के पास ना तो केमिकल बम है ना एटम बम की तैयारी कर रहा है वो, मगर टोनी ब्लेयर ने हाउस ऑफ कॉमन में ये पढ़ दिया कि उसके पास केमिकल बम है, एटम बम की तैयारी कर रहा है। 10 साल के बाद जब वो फाइल खुली 15 साल के बाद, तो जब उन्होंने कहा कि तुमने झूठ बोला है, तो तब कुछ वहां के वकील ने उसको कोर्ट केस करने की कोशिश की, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा टोनी ब्लेयर को फौरी टीवी पर आओ, पब्लिक से माफीनामा मांगो और हाउस ऑफ कॉमन में आकर के पब्लिक के लिए माफीनामा मांगो, तो आके हमारा तुम्हें बचाने के लिए कुछ जुगाड़ बन जाए। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि एक साइड की नैतिकता का हल्ला देख करके आप सोसाइटी को हांको, किसका मतलब है कि आपके पैरामीटर मनी और पावर के हैं। जिस सोसाइटी में आप एग्रीकल्चर सोसाइटी लगा लो, आप रिलीजियस लगा लो, आप कास्टवादी लगा लो, आप एथनिसिटी का लगा लो, या और कोई लगा लो आप, हम उन मॉरलिटी में घूमते हैं और वो अपनी मॉरलिटी में घूम रहे हैं, इसलिए हमें ये गैप नजर आता है। बाकी कुछ बातें और बच गए हैं, वो बाद में करेंगे। धन्यवाद।
चलो दूरी यहीं आके अटकी है कि भाई पैसा कमाने के लिए आप किसी नैतिकता को छोड़ सकते हो। मानव समाज ने, सोशल और लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन जो ऊपर टॉप पे बैठे लोग हैं उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई पैसा कमाना हमें तो शासन को स्थापित रखना है, हमें कुछ करना ही क्या, पैसा ले करके और हम कुछ भी कर लें, कोई भी करने, चाहे गाजा को भगा करके कर लें, इसको मार के कर लें, ये जमीन लूट के कर लें, लूट खसोट आदर उधर का सारा कुछ। मनमोहन सिंह चाहे तो सब मार्केट ओपन करके लोगों को बुला ले, पैसा भारत का, जनता का। मोदी चाहे तो एक या दो को भी दे करके बैठ जाए और पैसा भारत का, और पैसे लोग जो है उस मोरलिटी के नाते समझो, या गरीब गरीब होता जाए, या कैसा कुछ भी होता जाए। ये जो सेटअप है सिर्फ धन और पावर, पैसे से पावर पे ये, तो इसके अंदर हम नैतिकता को सिर्फ यहाँ समाज तक ही रखें कि तू सत्य बोलना, तू ऐसे ठीक करना, नमस्कार करना, बच्चों को ट्रेन करते रहे, ये तो एक अलग तरह की व्यवस्था हो गई। इसका मतलब पैसे के लिए तो कुछ भी कर लो आप। तो इस बात को हम, और ये सारा संसद तय करती है। यहाँ तो बिल्कुल वो नंगा नाच करवा लो, कुछ भी करवा लो, तो उससे रिजल्ट क्या रहा। इसका मतलब है कि ह्यूमन सोसाइटी का लिए ये कोई ढांचा ही नहीं है क्या डेमोक्रेसी का, जिस ढांचे को हम लेके बैठे हैं, जिसको हम डोए रख रहे हैं। हम वोट की राजनीति समझो, कुछ भी समझो, पार्टियों की समझो, हम कुछ है ही नहीं। हम यदि एजुकेशन ट्रेनिंग या कुछ करें तो ह्यूमन रिसोर्स में फेल, हम यदि पर्यावरण और इनके करें तो इसमें फेल। कोई है ही नहीं, ढांचा ही नहीं बनाया हमने। संविधान बनाया, संविधान तो तुम्हारा मामूली बात थी, क्या बनाया संविधान में, ये पद होगा, ये पद होगा, इससे हमें क्या करना था, हमें तो मतलब ही नहीं था। हमारी सोसाइटी को मतलब था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनता जो हर एक को बिल्कुल इक्वल अपने राइट्स देता, या उनको सब जीने का तरीका देता, सुख शांति होती, हैप्पीनेस इंडेक्स होता, सेटिस्फेक्शन इंडेक्स होता। वो इंडेक्स तो जीरो हो गए। अब ये अपने पैसे के चक्कर में तुम खान खोद लो, तुम ऐसा करो, तुम समुद्र के रत्न निकालो, तुम बायोडाइवर्सिटी को लूट लो, फिर क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर दो, पैसे ले आओ, इसमें खा लो, उसमें कर लो, राफेल खरीदो। ये तो ढांचा ही गलत हो गया। इस संविधान को क्या करें, ये जो इसका मतलब ये संसद वाली बकवास है कोरा। हमें कुछ अलग एक नया ढांचा खड़ा करने की जरूरत पड़ गई, जिसको कि मैं सामाजिक सहकार कह रहा हूं कि ये ढांचा ही फ्लॉप है, आप इसको अवॉइड कर दीजिए, ये बकवास है, ये लोग ही फालतू है। ये यदि आप उस लाइन पे नहीं जा रहे हो तो सोसाइटी शांति से नहीं जी सके। जहां पीस नहीं हो, जहां प्रोस्परस नहीं हो, खुशहाली नहीं हो, तो आप कैसे करेंगे। 5P के ऊपर जब हैप्पीनेस मैं पढ़ रहा था, इसको SDG को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, कि भाई पीस होना चाहिए, प्रोस्परस होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए। देयर इज नो एनी पार्टनरशिप, हम आपस में पार्टनरशिप नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये संविधान लेट घूम रहे हैं लोग, हम इसमें कर रहे हैं, ये संसद में हल्ले कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल है कि एक आदमी सत्ता लेने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं भी इसमें कर दूंगा, दूसरा ऐसे कर रहा है। तो एक बड़ा एक अजीब तरह का है। हमने इस कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाए, मॉरलिटी नहीं बनाई। एक लाइन जरूर है संसद में कि मैं ये करूंगा तो ठीक करूंगा, इस भले के लिए करूंगा, वो शपथ सी है। बाकी तो शपथ में अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं। यदि संविधान को मैं 51A को पढ़ता हूं, जिसको भी इन्होंने कर्तव्य वर्ड दिया है, उस कर्तव्य में तो बिल्कुल सीमित सी बात है, वो भी राष्ट्र के लिए कर्तव्य है पूरे। ह्यूमन सोसाइटी का कर्तव्य उसमें मुझे तो नहीं दिखा, उसमें मैंने पढ़ा पूरा उसको। हाँ, इस प्रस्तावना में जरूर है, भाईचारा भी वर्ड है, ये वर्ड है, इनके ऊपर हम केंद्रित हो सकते हैं। संविधान को यदि मैं बाहर फेंक दूं, सिर्फ प्रीलिम के ऊपर आ जाऊंगा, यहाँ जो वर्ड लिखा है, चाहे कहीं से कबाड़े हो, कहीं से लिया हो, लेकिन वहां उन लोगों ने इन बातों के ऊपर अपना चिंतन छोड़ा है कि हम ये लाइन पकड़ेंगे। लेकिन अंदर गए तो खोखला, सारा ढांचा ही खोखला है, बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं है। क्या करें इस संसद का, क्या करें इस राजनीति का, क्या करें हम इसमें। हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिले, हमारे किसान को कोई फायदा नहीं मिले, हमारी बिल्कुल भूखे भूखे मरे, इस तरह की सोसाइटी। रूपचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बाद में पवार साहब आपको है तो वो गलती याद खड़ा हो गया। अच्छा, ठीक है। तो पवार साहब आप जुड़े हुए हैं, ये मोरलिटी, नैतिकता, 130, ये सारा अपन लोग माथाफोड़ी कर रहे हैं। मैं पूरा 10 साल खराब कर बैठा इन बेवकूफों की देखते देखते देखते। और जब संविधान का संशोधन आया
तो बड़ा अजीब ही आया वो संविधान संशोधन के ये करेंगे। अरे भाई करना ही कुछ और था, कर तुम कुछ बेटे। ये सिविल सोसाइटी, ये जो मानव है, इसके ऊपर प्रकृति है, इसके ऊपर कुछ केंद्रित रह के करते हैं तो हमें लगता कि पेड़ की एक डाली भी कोई क्यों काटेगा। ये नैतिकता थी हमारी। पेड़ काट के सत्यानाश कर दिया। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पैसा कमाना, पावर होना, पैसा होना, तो पैसे और पावर के लिए नैतिकताओं की धज्जियां उड़ा दे। ये डेमोक्रेसी, ये संविधान, ये सत्ता, ये किस काम की? उमर साहब। प्रणाम सभी को, सभी साथियों को। चौधरी साहब, पर्टिकुलरली पहले इसकी बात करना है, संविधान संशोधन की। देखिए, ये संसार की व्यवस्था है, आरोप लगाना और आरोप को फिर सिद्ध करना होता है। आरोप लगा करके ही किसी को आप मतलब कल्प्रिट मतलब नहीं साबित कर सकते। खाली आरोप लग गया इसलिए आप मतलब कल्प्रिट हैं। आपको उसमें मतलब न्यायालय में भी सिद्ध करना होगा कि नहीं, आपने गलती की है, आप इसके आरोपी हैं, आपने ये गलत किया। इसलिए आपको फिर न्याय प्रक्रिया जो है वो उसको जेल भेजती है, जो कुछ भी करती है। अभी तक हमारे यहाँ यही व्यवस्था है। अगर किसी को जेल हो जाएगी, न्याय से अगर जजमेंट हो जाएगा कि साहब इन्होंने गलत किया है, और वो जेल हो जाती है, तो उसको पद छोड़ना ही पड़ता है, और छोड़ा है पीछे भी लोगों ने। अगर वो दंड उसको दे दिया जाए कि उसको जेल कर दिया है, उसमें भी वो 2 साल किए हुए हैं कि 2 साल से ज्यादा की होगी तो जेल जाएगा, 2 साल से कम की, वो संशोधन तो ठीक है कि भाई जेल आपने कितने टर्म की है, वो भी गलत, वैसे तो गलत ही है कि भाई अगर आपको किसी को पद से हटाना है तो 2 साल से ज्यादा की सजा दे दो, अगर पद पर रखना है तो 2 साल से कम की कर दो। ये अधिकार भी न्यायालय को नहीं होना चाहिए। क्लियर कट होना चाहिए कि वो आरोपी है, सिद्ध है, तो आरोपी को नैतिकता के आधार पर सामाजिक जीवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं अभी, जो आपने जो आरोप लगा करके लोगों को जेल में डाला है, यही हेमंत सोरेन के साथ किया, उसको न्यायालय ने छोड़ दिया। यही केजरीवाल को शायद अभी मतलब दंड तो नहीं हुआ है, लेकिन जमानत मिल गई है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन बिल्कुल क्लियर कट हम कहते हैं कि छोड़िए सबको, बिल्कुल नैतिकता की बात है कि जिसपे आरोप सिद्ध हो गया, सीमा कर दो आप कि 6 महीने के अंदर या 30 दिन के अंदर आरोप सिद्ध करो ना। अगर आपको, क्योंकि ये देश के विकास से संबंधित मामला है, अगर कोई सामाजिक जीवन में है उसको आप 30 दिन के अंदर आरोप सिद्ध कर दो। न्यायालय को सीधे 30 के 30 दिन मुकदमा चलाओ और उसको आरोपी सिद्ध कर दो, बिल्कुल ठीक है। फिर 30 दिन के बाद अगर जेल होती तो भेज दो। लेकिन ये नहीं कि आप उसकी जमानत को लटकाए रहे, उसके मुकदमे को लटकाए रहे, उसके मुकदमे को 2 साल खींचते रहे और 2 साल जेल में सड़ाए। ये तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये बिल्कुल स्वीकार्य है। और आप इसी कानून को आप कर दो कि साहब ये 6 महीने बाद लागू होगा, देखिए इसको विथड्रॉ न कर ले भाजपा। तो यही कानून अगर इसमें ये करवा दें विपक्ष वाले कि इसको 6 महीने बाद लागू करेंगे, तो इसको मोदी ही विथड्रॉ कर लेंगे कि नहीं, अब ये कानून बनाना ही नहीं है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, चौधरी साहब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि देश का नागरिक बहुत कुछ समझता है। वो इतना मूर्ख नहीं है कि वो नहीं समझता कि किस लिए तुम कानून बना रहे हो, कहाँ कहाँ धज्जियां उधेड़ रहे हो। आप चुनाव आयोग को देख लो, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। मतलब चुनाव आयोग का मतलब ये ड्यूटी है कि वो जिसके नाम आ गया, जुड़ गया, आपने जोड़ा, उसको काटने का अधिकार हो गया उसको, और वो फिर जोड़ने के लिए भी वो दर दर घूमता रहेगा, अपना फॉर्म 6 भरो, ये भरो, वो भरो, और अपने आप को सिद्ध करो कि मैं जिंदा हूँ। ये मतलब जिसने ये बेवकूफी की है, वो उस पर सजा नहीं होनी चाहिए। उस बीएलओ को नहीं, उस पर केस दर्ज होना चाहिए जिसने उसका नाम काटा जिंदे का, जिसने उसको रिकमेंड नहीं किया, जिसको उनको ड्राफ्ट में से हटा दिया, उस पर सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें उधर दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये वाला संविधान का संशोधन है, संविधान में संशोधन होना चाहिए, गुंजाइश छोड़ी थी। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि 2/3 बहुमत करके ही ये मौलिक अधिकार वाले संशोधन है, ये 2/3 बहुमत से भी नहीं होने चाहिए। आप इसको जाइए रेफरेंडम में, आप भेज दिए जनता के पास, आप इस पर रेफरेंडम करा लीजिए। अगर आपका 50% से अधिक लोग जो है आपको जो है अधिकृत कर दें कि आप संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दो, तो कर दो। लेकिन ये आप चुन करके आ गए, आप चुन करके आए, आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं संविधान संशोधन करूंगा। अगर आपके चुनाव घोषणा पत्र में ये हो कि मैं ये 130वां संशोधन करूंगा, तो आपको अधिकार है कि 2/3 से पास कर लो। अगर ये मूल उसमें था ही नहीं,
चुनाव में वादा ही नहीं था कि साहब हम ये संशोधन करेंगे, तो उसमें कोई अधिकार कोई सा भी, इसी के तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं पवार साहब थोड़ा सा इंटरवेन कर लूं आपको जी। मैं एक सीधा सा सवाल करूं, आपने बहुत ही ढंग का सवाल उठाया। घनश्याम जी ने जो बात कही थी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाओगे ना, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के न्यायालय को बनाया, क्योंकि पहले अपनी बेस में ये बात नहीं आई। न्यायालय को बनाया और इधर सोसाइटी है। मोरलिटी जो है या एथिक्स है, इसको नापने या यार डिस्ट्रिक्ट लिए हुए लोग कौन है? मैं, आप और हम बैठे हैं, ये हैं, या ये न्यायालय है? न्यायालय के कारनामे हमने देखे, संसद के कारनामे हमने देखे। इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंडम वाली जो बात कही, उस बात पे मैं दोनों जो हमारे रूपचंद जी और घनश्याम जी, इनसे भी बात रहूंगा, इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि यदि ये जो चीज है, जिस आदमी को चाबी दी आपने नैतिकता तोड़ने के लिए, 130वें संविधान में हुआ, उसको जज को बिठाया, पुलिस वाला एसपी आया, आईपीएस आया, उसने कुछ नैतिकता खो करके अपनी दुकान अलग ही चला दी। पब्लिक कुछ और सोच रही है, चुनाव आयोग के बारे में, न्यायालय के बारे में। राफेल के अंदर बंद लिफाफा क्यों दिया, पब्लिक को क्यों नहीं बताया, पब्लिक उसके अंदर। यानी ये नैतिकता का जो तराजू है वो किसके हाथ में हो? नैतिकता का समाज के हाथ में हो। नैतिकता समाज तय करती है। समाज को आपने कोने में पटक लिया वोट लेकर के और एक ढांचा खड़ा कर दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? विजय, मैं इसमें और एक आगे लाइन कहना चाह रहा था आपको। यदि कोई मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता या मतलब पदाधिकारी, मतलब एमएलए, एमपी, अगर वो दोबारा जीत ही जाता है अपने क्षेत्र से, इसका मतलब ये नहीं कि उसके आरोप खत्म हो गए। अभी ये भी हो रहा है, साहब आपने क्राइम किया लेकिन फिर भी आपको जिता दिया। जिन पर मुकदमे दर्ज है हत्या के, बलात्कार के, वो फिर भी जीत का आ गए, तो वो कहते हैं कि मुझे तो जनता ने जिता दिया। जनता स्वार्थ में वोट दे रही है। ये आपको, जनता का भी अधिकार नहीं है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दे दे कि ये गलत है या सही, मतलब ये नैतिक है, ये इसका चरित्र ठीक है, ये चरित्र का प्रमाण पत्र, क्योंकि जनता भी ईमान है देने के मामले अपने स्वार्थ से देखते हैं। किसने मेरे भला कर दिया, मेरी नौकरी की, मेरे सड़कें बनवा दी, इसका क्या मतलब है किसी की नैतिकता का? ये अधिकार नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो दूसरी बात आपने न्यायालय की उठाई है, मतलब न्यायालय में ये तरीका गलत है कि साहब आप हाई कोर्ट में किसे बिठा रहे हैं कि जिसको चाहो बिठाओ, और हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, और सुप्रीम कोर्ट में जो है बना के सुप्रीम कोर्ट में भेज दो। ये तो न्याय का मजाक ही है। न्याय का मतलब ये होना चाहिए कि न्याय सबको लगना चाहिए, न्याय है, न्याय होना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हाँ ये न्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ। जिसमें मतलब आप देखते हैं कोई लड़की अगर किसी की है, उसका बलात्कार हो जाए तो सारे पार्लियामेंट, मतलब राष्ट्रपति भवन को देंगे जैसे आपके घर का, और अगर किसी का हो जाए तो उसके पे कोई बोलेगा नहीं, वो चुप रह जाएंगे सारे के सारे। गरीब की, बेचारे गरीब की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है तो उसका कोई नहीं आएगा। नैतिकता की बात जहाँ तक है, ठीक है पवार साहब, मैं घनश्याम जी से जवाब ले लेता हूँ। घनश्याम जी एक सवाल उन्होंने एक खड़ा कर लिया कि नैतिकता की तराजू, मैं तो ये कह रहा था कि समाज को देते हैं, तो समाज का राजनीतिक ढांचे में डल के समाज ही अपने आप में अभ्रप्त है, धर्म में बंट गया, स्वार्थ में बंट गया। अब नैतिकता नापे कौन? और संविधान संशोधन नैतिकता पे, कि नैतिकता लाने के लिए ये कर रहे हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। अब ये उसमें गया है, जो उस कमेटी है उसके अंदर, वहां भी लोग इस तरह की बातें करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि हु विल डिसाइड राइट और रॉन्ग? कौन व्यक्ति है जो कहे कि हाँ ये सही है भाई और ये रॉन्ग है? रॉन्ग और राइट की कहानी का मालिक कौन है? न्यायालय को साइड में कर दिया, जनता भी भोली बाली या समझो या स्वार्थी समझो ऐसे हो गई, तो नैतिकता तो खड़ी नहीं हुई, उसके पहले ही ध्वस्त हो गई। घनश्याम जी, आप देखो, पहले तो क्या पावर और पैसे से नैतिकता डिसाइड हो रही है, तो ग्लोबल हो गई, गांव से लगाकर ठेठ यूएनओ तक हो गई, विश्वव्यापी तो हो गई। तो अब दूसरा सवाल है कि इसी के दायरे में अगर अपन बात करते हैं, तो वो जो सजेशन है ना रूप जी ने जो दिया है कि वो जो आईपीएस है ना, मतलब स्ट्रक्चर में भी नैतिकता लिया हो ना थोड़ी, तो स्ट्रक्चर तो आप वही रखते हो, पावर और पैसे को नहीं लाए और वो नहीं हो तो कौन जज करे?
क्या करे जनता? उसको गाले पकड़े उसके एसपी के? नहीं ये तो भाई जैसे तो वो जिस आदमी ने कोई गलती की वो तो माफी मांग के जहां छुड़ा के साइड में खड़ा हो गया। मेरे तो बच्चे बर्बाद हो गए, मेरे को तो जो- इन्होंने शिक्षा में डाल के डॉक्टर इंजीनियर बनाने में मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया, मेरी खेती को बर्बाद कर दिया, मेरे पर्यावरण को बर्बाद कर दिया। ये तो अपना पैसा कमू के करके माफी मांग के साइड में कोने में हो गए। इनके जो भी थे उस स्ट्रक्चर को खड़ा कौन करे, जांचे कौन, उस स्ट्रक्चर पे कंट्रोल कौन करे? हु विल कंट्रोल दिस बॉडी? हाँ इसमें जैसे स्ट्रक्चर ही जो बन रहा है ना, जैसे ये कह रहा है कि भाई 30 दिन कोई भी जेल में रह जाता है, तो फिर ये इसी के दायरे में अगर आप पावर पैसे को ही नैतिकता के सेंट्रल आइडिया रखते हुए अगर बात करते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश तो ये बनती है ना नहीं, कि हम वो तो जो नहीं idea रखते है, ना, हम तो पावर हाँ, चाहते ही नहीं, जनता तो पावर चाहती ही नहीं ना, जनता को तो पावर से नहीं, लेना नहीं, देना ही नहीं है। वो तो फिर आपने इन्होंने पवार साहब ने ही बताया ना कि ये जो जनता खुद करप्ट हो गई, स्वार्थ शेयर वोट दे रही है, हालांकि असंतुष्ट है जनता में अगर ले जाओ तो इनसे तो ज्यादा कुछ नैतिक रिजल्ट निकलेगा। तो वो एक जनमत संग्रह बिल्कुल। का प्रावधान है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं, यानी रूल ही बस नहीं है, मैं यही ला रहा संस्था ही था कि नहीं है। जनता हाँ अनैतिक क्यों है, उसके कारण है। हाँ, तो इसका कारण है कि मतलब ये हर चीज को मैंने कहा ना 3 आयाम से देखना है। नैतिकता भी किसी विचारधारा का ही एक पार्ट है। नैतिकता यानी विचार और उसका जो उसको लागू करने वाली एजेंसी, और फिर उसका आचरण। आचरण में ये देखता है कि वो एक जगह कुछ और आचरण कर देती है, दूसरी जगह कुछ और आचरण कर देती है। तीनों को जोड़ के देखे तब अपन इसका सही गलत का आकलन कर सकते हैं। तो 130 में ही अगर आप जेपीसी मेंबर हो या संसद में हो, तो आप ये कहोगे कि भाई जिसने एफआईआर दर्ज की सिर्फ पीएम सीएम मंत्रियों के लिए ही नहीं, नॉर्मली भी जो कई मामले है ना जिसमें वो केस तो कर देता और बाद में वो झूठा साबित होता है कि वो केस ही झूठा था, तो इसके लिए वो जो एजेंसी है पुलिस जो इंचार्ज है उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाना चाहिए स्ट्रक्चर में। तो इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, यानी थोड़ा नैतिकता का काम होगा, नहीं तो ये किसी को फंसाना, चलो झूठा केस में फंसा दिया। रूपचंद जी आप क्या टिप्पणी कर जाएंगे? फिर एक मेरे नए जुड़े हैं वीरू, इनका परिचय भी लेंगे और आगे इनसे बात बढ़ाएंगे। ये जो बात है चारों ओर अंधेरा है, न्यायालय फ्लॉप है, जनता भी डुलमुल है, और कोई इंस्टीट्यूशन खड़ी करें उसके अंदर आदमी ह्यूमन जो है वो अपने आप में कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कहीं कुछ कर रहा है। तो इस ढांचे का, इस संविधान का, इस डेमोक्रेसी का, इस संसद का या क्या करें? मतलब पहले तो हमें इस बात से चलना पड़ेगा कि भारत एक बहुराष्ट्रीय और बहुभाषीय और बहुसभ्यता वाला देश है जी। अच्छा, जो नैतिकता साउथ की है वो नैतिकता हो सकता है नॉर्थ की ना हो। नहीं, अच्छा जी, पूंजी में हो सकती है एक बात, वो यूनिवर्सल है, जैसे वो यूएसए यूके का और इंडिया का बता दिया, पूंजी में एक बराबर है, सब चलेगा। मगर उसमें भी अपने अपने वो उन्होंने भिन्नता बना रखी है ताकि कौन किसी से अच्छा कंपटीशन कर ले, वो बात लग गया उनका। वो तो एक ग्लोबल पैमाना है, क्योंकि पूंजी का फैलाव ग्लोबल है, इसलिए उसका ग्लोबल लाज है। ये जो बात जहां पे ला रहा हूँ, सोसाइटी की नैतिकता जो है, ये आदिवासियों की नैतिकता और है, और उनमें भी अलग अलग ट्राइबों की नैतिकता और है, हमारा जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है उनकी नैतिकता और है। इसलिए इस जो हमारा जो सोसाइटी मिक्स्ड है, जहां ढांचा तो बना हुआ है मनी और पावर वाला, इसमें पार्टियां सारी मनी और पावर और कंपनियों के हक में है, जनता सारी एक साइड है जो प्रकृति पर और एग्रीकल्चर पर, जब अपने सोर्सेज पर जिंदा रहती है। उनमें आगे बहुत सारा विचारिक तौर पर अलग अलग ग्रेडेशन में बंटवारा हुआ है। अभी एक मिसाल है कि जहां अनैतिकता ही नैतिकता मानी जाए, उसको आप कैसे करोगे सीधा इंडिया में? जैसे कि मध्य प्रदेश आम केस हुए हैं कि एक अपर कास्ट जो है वो दलित के सिर पर पेशाब कर देता और एफआईआर दर्ज भी नहीं होती। आपके सामने केसेस हैं कुछ। ये हथरस का केस है कि अपर कास्ट ने हरिजन की लड़की का रेप किया और सरकार ने उसके साथ मिलकर उसको जिंदा जला दी है। ये कहाँ की नैतिकता सरकार की और उनकी
कहने का मतलब ये है कि जहां अनैतिकता ही नैतिकता मानी जाए, उसके लिए एक नया इनोवेशन जहां ये बनता है इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि जहां रेफरेंडम करवाना बड़ा मुश्किल है। रेफरेंडम होता है छोटे कंट्री में, और जहां लोग सारे एक लेवल के पढ़े लिखे हो, जैसे यूरोप के कंट्री हैं वो सब एक जैसे लेवल के हैं, बाहर रेफरेंडम हो जाता है और आसान है करना। जैसे यूके में हुआ था रेफरेंडम के, उसको यूरोपियन यूनियन में रहे या निकल जाए। इंडिया में चाहिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कमीशन, जिसमें अभी 2 केसेस आपके सामने सर बताता हूं मैं। एक तो जो हाई कोर्ट के जज के यहाँ नोट जले हुए पकड़े गए, अगर आग नहीं लगती तो आपको पता नहीं लगता ये नोट किसके हैं, कहाँ से हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। एक अभी रिसेंट केस है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है, उसने अपने घर से लाट ऑफ आधार कार्ड जलाए हैं। अच्छा, उसने इतने नंबर आधार कार्ड किसके लिए बनाए थे भाई, ये तो बता दो कोई। इसका मतलब ये है कि अब ये जो किस्से 2 हैं, इनको पुलिस को प्रूव करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, ये ढांचा उसको प्रूव नहीं कर सकता। मगर अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो है वो पब्लिक से पूछ के क्या इसको क्या करना चाहिए भाई, उसका लॉ जो है वो सब पे लागू होना चाहिए। बिन जजों के खिलाफ भी अगर जो गलत फैसले करते हैं उसको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कमीशन में डिबेट हो। मैं सवाल सीधा सा दाग रहा हूँ रूपचंद जी, आपको इंटरवेन कर रहा हूँ कि राइट और रॉन्ग 2 मॉडल है, इसकी नींव के पत्थर 2 ही है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। अब आप ये बताओ हु विल डिसाइड दिस कि ये राइट है ये रॉन्ग है? पब्लिक करे, जुडिशरी करे, एजेंसी करे, सीबीआई के ये सही है, ईडी के ये सही, हु विल कौन है जो ये कहे कि नहीं भाई ये तो गलत है? ये हमारी पुरानी सोसाइटी में जैसे कोई एक व्यक्ति को बता देते या पंचायती होती उसमें कह देते दे भाई ये बात तो गलत है, तो वहां पे जो भी निर्णय होता जिस तरीके से भी होता उसमें होता। तो राइट और रॉन्ग के डिसीजन का कोई मॉडल इंडिया में ये क्यों बना के एक आदमी जो है जज करेगा इसको, और जज साहब खुद ही फ्लॉप है। जैसे घनश्याम जी ने कहा ना भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ही ये तो ढांचा गड़बड़ है ना। जब इंस्टीट्यूशनल गड़बड़ है तो 30 दिन में तो सारे चले जाएंगे, इंस्टीट्यूशन तो इनकी खुद की है। तो ये तो बात अपने को कॉमन दिखती है ना ये बात। तो कौन डिसाइड करे कि भाई रॉन्ग और राइट? नींव तो इसकी नैतिकता की स्टार्टिंग पॉइंट यही है। मैंने कोई 10 वीडियो देख लिया, इसमें सब यही है कि रॉन्ग और राइट पे टिका हुआ है नैतिकता और एथिक्स दोनों। ये दोनों इर्द गिर्द हैं। वैसे एथिक्स बड़ा है, मॉरलिटी उसका पार्ट है, और वैल्यूज जिसको कह रहे हो वो अलग है। तीनों के मैंने अलग अलग देखे किए, तो मुझे लगा यार ये संविधान तो कोई काम का ही नहीं हुआ। इसका मतलब अपने तो कोई नई कोई कहानी खड़ी करने जैसी हो गई। बैठे करें भाई क्या वैल्यूज होने चाहिए, क्या मॉरल होने चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, समाज वाइज हो, सोसाइटी वाइज हो। सरकार अपना पूंजी कमाए करे वो अलग ही ढांचा खड़ा है, वो तो है ही। लेकिन बिल्कुल ह्यूमन सोसाइटी प्रो ह्यूमन यदि हम सोचें तो उसके साथ प्रो नेचर आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए तो हम कहते हैं जन आंदोलन की जरूरत है, शांतिपूर्ण, यानी पूरी मानसिकता बदलने की जरूरत है। और जिस अनुपात में मानसिकता बदलेगी जिस इलाके की, उसी अनुपात में नैतिकता आएगी। यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मानसिकता बदलो कि जो पावर और पैसे की मानसिकता है उसको इंसानियत और प्रकृति के हित की बनाओ। ये जन आंदोलन है। हाँ, जो जैसे राजाओं की जगह नहीं मानसिकता, तो वो चले गए, मैंने उनको पुकारा, वो चले गए, शायद इस हिसाब से बोलना नहीं चाह रहे थे। वीरेश जी, ना मैं आपके पास। हाँ ठीक है चौधरी साहब, मुझे सिर्फ यही कहनी है। आपने संविधान में व्यवस्था की कि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो मेरा सिर्फ उसमें यही कहना है कि उसमें वोट देने का अधिकार उनको ही होना चाहिए ये 2/3 बहुमत से जीत के आए हो, या कम से कम 50% से ऊपर वाले वोट लेकर तो आए हो। ये थोड़ा ही कि अब 34% वाले को सारा अधिकार दे दिया आपने, जो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। ये भी बात सही है। चलो रूपचंद जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? फिर वीरेश जी को लेते हैं और फिर डीपी सिंह जी भी होंगे। मैं ये जोड़ना चाहता हूं
जो मैंने एक बार 2-3 बार रिपीट कर दिया, एक बार और कर देते हैं कि ये पूंजीवाद के खिलाड़ी जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां में एक बात और सोचने वाली है कि क्या पार्टियों में विप का लॉ है कि नहीं है इंडिया में। अगर एक एमपी या एक एमएलए को ऊपर से विप आ जाता लीडर का, आपको जहां ही अपनी मॉरलिटी शो करनी है, उसकी अंतरात्मा चाहे उसके केस के खिलाफ हो, इसका मतलब है कि जो राजनीतिक पार्टियां गुलामगिरी पे आधारित ढांचा बना हुआ है, उनके अंदर मॉरलिटी का क्वेश्चन हो नहीं सकता, ना ही मॉरलिटी का क्वेश्चन ला सकती है, ना ही उनके मॉरल राइट है उनका लाने का। अभी कुछ बाहर यूरोप वाले कंट्रियों में ऐसी स्टेट है कि वहां पे विप का लॉ नहीं है। एक पार्टी का आदमी बकायदा अपोजिशन के बिल को सपोर्ट कर देता है और अपनी पार्टी के विरोध में खड़ा हो जाता है, कोई इसको निकालता भी नहीं। एक बात तो ये है कि जो भारत का ढांचा है स्ट्रक्चर पार्टी वाला, उसके अंदर विप का लॉ इंडिकेट करता है कि जो चुने हुए लोग कहते हैं कि ये लोगों का नुमाइंदा है, वो बेचारा पार्टी लीडर का गुलाम है, वो गुलामगिरी करने आया 5 साल के लिए। अगर गुलामगिरी से हटेगा तो इसका मतलब उसकी मेंबरशिप भी जाएगी, उसकी पार्टी मेंबरशिप और एमएलएशिप भी जाएगी। एक बात तो ये है। और दूसरा मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि सोसाइटी का और स्टेट का मतलब सरकारों का आपस में बड़ा गैप है। सोसाइटी का एजेंडा और है और पार्टियों का एजेंडा और सरकारों का एजेंडा और है, वो मनी और पावर पर टिके हुए हैं। इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कमीशन हो जो इसके बीच में पब्लिक से उनका वो मॉरलिटी का क्वेश्चन पूछ करके कि उनकी पर्स क्या कहती है, उसके मुताबिक सरकार की के ऊपर अंकुश लगवाए लीगली। जैसे 138 के बारे में कि काउंटर लॉ बन दिया जाए कि जो केस बनाएगा उस पर उसकी नौकरी जाएगी बकायदा, और अगर वो प्रूव नहीं कर सकता तो सर्विस जाएगी फॉरएवर के लिए, और वो भी भिखारी होगा, वो भी भिखारी होगा। इसलिए इस ढांचे को अगर इंडिया में डील करना हो तो इस एंगल से डील किया जा सकता है। वो बात अगली है कि वो कैसे उनका लेवल ऊपर पहुंच जाए और सब लोग जो है वो इतने कॉन्शियस हो जाएं कि वो सरकार को हायर अकाउंटेबिलिटी में ले आए, वो अगला स्टेप है। धन्यवाद। चलो ये बात ठीक है। एक बात ऊपर करके रूपचंद जी आपकी आई है, उसमें मैं मेरा इनपुट दे दूं कि ये इतने बड़े देश में रेफरेंडम की जो कहानी है, हाँ यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स है। जैसे मैं नागौर की बात करूं तो नागौर के एमपी को कॉन्स्टिट्यूशनल का जो संविधान के अंदर संशोधन हो तो उसको रेफरेंडम यहाँ खुद को करा लेना चाहिए कि भैया मैं संसद जा रहा हूं, बोलो मैं वहां किसको वोट दूं, इसके फेवर में दूं या विरोध में दूं। इसमें तो कुछ लगता ही नहीं है, करा ले अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अपने गांव के हिसाब से कोई ऐसा बैलेट पेपर या इस तरह की एक व्यवस्था कर दे और लोगों से सबके। आज की टेक्नोलॉजी में सारा संभव है, मगर वो एक हनुमान जी को तब होगा कि पहले विप का लॉ हट जाए तो। हाँ वीप हटना हाँ, जरूरी बस है, पहले वीप इसको हट जाए, बोलना। वीप हट जाए। और जब हम रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि मेरा आदमी वहां जाके क्या करे, मेरा आदमी वहां जाके तालियां पीटे और टेबलें थपथपाए और जो भी संविधान संशोधन आए उसको कर दे, ये तो कोई बात नहीं। संविधान हमारे बुजुर्गों ने बहुत मुश्किल से बनाए, मॉरलिटी के इर्द गिर्द बनाए, ये उसको मॉरलिटी कह के हटा रहे। बात ये है कि नैतिकता के नाम पे कोई संविधान का संशोधन हो रहा है तो नैतिकता समाज तय करती है, नैतिकता न्याय नहीं तय करता, नैतिकता वो नहीं तय करता। हम इस दूरी पे पहुंचे हैं कि समाज तय करे, समाज को कहां इन्वॉल्व करें कि रेफरेंडम में तय करें जैसा तय हुआ। और एक बात इनकी जैसे पवार साहब की हुई है कि भाई वो परसेंटेज 2/3 है, लेकिन वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बढ़ गया। बीजेपी आज में जो कुछ भी था वो हमारा प्रतिनिधि हो गया, पूरे जैसे नागौर जिले का एक प्रतिनिधि हो गया, तो हम मान लिया कि भाई इसको 100% मिला। हम ये कह रहे हैं कि रेफरेंडम करा के वहां बकवास करेगा, बोलेगा, जो भी बात करेगा, फालतू की बात करेगा, यहाँ आकर के ये तो संविधान का ये संशोधन कर ले पहले। भाई 130 करना है तुम्हें तो ये पहले ये कर ले। तो वीरेश जी चलो ठीक डिस्कशन कर रहे हैं हम। वीरेश जी आप अपनी बात को रोको, फिर साथियों को लेते हैं टाइम। तो वीरेश जी कहीं बिजी हैं क्या वीरेश जी? ना बिजी नहीं। नमस्कार जी। हाँ बोलिए। सभी को नमस्कार मेरी।
ये तो सरदारों के मोहल्ले में आप नाई की दुकान ढूंढनी शुरू कर दी आपने नैतिकता के नाम पे। ये नैतिकता नाम की चीज तो वहाँ खत्म हो जाती है कि ये पार्टी जब सिंगोल रखती है नए संसद भवन में, हमें उसी दिन जान लेना चाहिए कि नैतिकता तो खत्म है। भाई ये तो राजा हैं और बाकी सब प्रजा है, और हमारा जो संविधान है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जब ये राजमहल बना देंगे तो फिर आप नैतिकता की बात तो वहीं छोड़ दो। सारी हमारी जो आज़ादी की वो थी वो सब बेकार गई। इन लोगों की 100 साल की मेहनत है, ये भला आप लोगों के सामने सरेंडर क्यों कर देंगे? 100 साल पूरे मेहनत की है इन्होंने, एक एक बिंदु को इन्होंने देखा है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को जो है कब्जे में लाया जावे। राजशाही जब थी तब भी ये लोग मंत्री के रूप में रहे हैं, तब इन्होंने समझा पूरे सिस्टम को, जनता किस तरीके से शोषण में आती है, जनता किस तरीके से बहकाई जा सकती है, जनता को कैसे शांत रखा जा सकता है। और अब तो इनका ध्यान ही बहुत गहरा है। इनकी बहुत बड़ी टीम, जो इनके थिंकर्स हैं, जो इनके नीति निर्धारक हैं, वो सब लोग 24 आवर्स राउंड द क्लॉक केवल इसी चीज पे चिंतन करते हैं कि किस तरीके से राजस्व को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। आपको याद होगा रामदेव ने जो जो चीजें बताई थी शुरुआत में कि किस तरीके से आपको करना है। देखिए ट्रांजैक्शन टैक्स ये लगा रहे हैं, आपका जो ये आप दिन भर अपने पैसा जमा करते हैं पे, फोन पे और गूगल पे, इस पे सारे पे टैक्स कटना शुरू हो गया, और मोटा टैक्स कटता है, आपको पता भी नहीं चलता, कटता रहता है, चुपचाप कटता रहता है। आपके टिकट जो थे रेलवे टिकट वो किस रेट में पहुंच गए, आपके प्लेटफार्म जो फ्री होते थे वेटिंग रूम उनमें आपका जो है बहुत मोटा लगने लगा। तो नैतिकता की बात तो आप करनी ही छोड़ दो, और नैतिकता की बात बिल्कुल करनी बेकार है। कारण इसका सबसे बड़ा है कि हमारे विपक्ष को, जो हमारा विपक्ष है उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब देखिए अपने बचाव में इन्होंने क्या क्या बना दिया, अभी आप भी चर्चा कर रहे थे, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने हैं, किसी और के नहीं। 2015 में उनका निर्धारण इन्होंने किया। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो आपने पढ़ाई है भाई, तो वो है क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जिसके 28 वो हैं अध्याय हैं, मैं बाई चांस नाम मिस कर रहा हूँ, वो के जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, पीजेंट्स का राइट्स, हाँ UN डिक्लेरेशन जो है आपका, यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन, वो भी 2018 में बनाया हुआ है। और आप जो ये बात करते हैं, देखिए कि हमने किसान की आमदनी दोगुनी कर दी, ये संसद में बार बार सिद्ध कर रहे हैं कि हमने किसान की आमदनी दोगुनी कर दी। इनके जो एक्सपर्ट हैं वो बराबर अपने लेख अखबारों में लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, डिबेट हो रही है। क्या विपक्ष ने कभी कोई ऐसा फ्रंट तैयार किया कि जवाब दे सके कि नहीं आपने दोगुनी आमदनी नहीं करी, या उसका कोई ध्यान हो इस बारे में? आज भी वो केवल सतही मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। कोई ठोस जनता की समझ में आने वाली बात, मेरा एक लेख भी इस पे छपा था अभी, जब तक आप विपक्ष कोई ब्लूप्रिंट अपना नहीं देगा, जनता को विश्वास नहीं दिलाएगा कि ये जो नीति चल रही है ये नीति गलत है, और जो नीति आएगी वो नीति ये होनी चाहिए। भाई हनुमान राम जी अकेले नक्कार खाने में तूती बजाते रहे, इससे तो आवाज जो है कहीं पहुंचने वाली नहीं है। नक्कार खाने में एक तूती की आवाज क्या होगी? हनुमान राम जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रयास करते रहते हैं, वो केवल तूती बन के रह जाएंगी जब तक विपक्ष नहीं समझेगा और विपक्ष एक समानांतर ढांचा खड़ा नहीं करेगा, तब तक नहीं कुछ होने वाला। अभी जो पंचायती राज हमारे पास आखिरी चीज बची है, यानी फेडरल सिस्टम के नाम पे हमारे पास पंचायत राज आखिरी चीज बची है। अब जब ये उसको भी पार्टी बेसिस पे कर देंगे तो आवाज तो आनी खत्म होगी। भाई जब वहाँ आवाज, जो इंडिपेंडेंट आवाज इस समय पंचायत उठाती है, या जो प्रावधान बचा है उठाने का, अगर कुछ समझदार कोई पंचायत हो वो उठा सके तो उस पर तो स्थायी ब्रेक लग जाएगा।
क्योंकि पार्टी व्हिप जारी हो जाएगा तो आवाज पे तो रोक लगी जाएगी। जहां विदेश जी, आपका माइक क्या चल रहा है? आवाज नहीं आ रही है। कोई कोई टेक्निकल इश्यू है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ रूपचंद जी, मैं आपको बाद में लेऊंगा, मैं डीपी सिंह जी से थोड़ा कर लूं, फिर मैं आपको ले रहा हूँ। डीपी सिंह जी सर, मुझे आपसे एक तो आपको काम कहते हुए कि बेसिकली 130वें संविधान संशोधन पर यूपी के ग्राम पंचायत लेवल पर पार्टिसिपेटरी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जाके वहां कहेगा, वोट उसका लगेगा संविधान संशोधन में, उसको हम पार्टिसिपेटरी कन्वर्जन कन्वर्ट करना चाहें तो सरपंच लोग और ये लोग क्या सोचते हैं? आप अध्यक्ष हैं तो ये क्या सोचते हैं कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो बात उसको कैसे पहुंचाई जाए? एक ऐसा ढांचा, ऐसा रेफरेंडम माइंडसेट बना लिया जाए कि भाई इस पे आप जवाब दो कि क्या ये हटने चाहिए। कोई लंबा चौड़ी बात नहीं करनी, नैतिक है नैतिक तो जनता तय करे, जनता इसको नैतिक माने। जनता में हम ये मान ले पार्टिसिपेटरी में कि जो ये चुने हुए हैं ये लोग, या कोई और आपका वो आइडिया साहब यही फर्जी है, यही कोई काम के नहीं है, जैसा पवार साहब कह रहे हैं जनता ही खुद इस सेल पे सही नहीं है, इस बात को भी नहीं ले हम। तो कुछ ऐसे 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों का एक रेफरेंडम सेटअप हो और वो सांसद के पास जाए कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मामला यहाँ गड़बड़ है और तुम इसको हमारे कहने से यहाँ वोट देना, ये नैतिकता का करना चाह रहे हो तो नैतिक है नहीं, या है तो किन कारणों से नहीं है? डीपी सिंह जी। सबको नमस्कार। नमस्कार। बहस तो बड़ी सार्थक हो रही है, लेकिन जहां आप बात कर रहे हो मेरा विचार या मेरी सोच कुछ अलग है। जो 130वां संशोधन आ रहा है, इसका बड़ा गंभीर मतलब देश को इतने गंभीर संकेत हैं मिल रहे हैं, शायद ये जन्म भर सत्ता को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह के चीजें तभी बनती हैं। ये दूसरी बात रही है कि एक यही नहीं, हमें केवल प्रजातंत्र में मात्र चुनाव होते हैं यहाँ, बाकी तो प्रजातंत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन अब चुनाव आयोग भी खत्म हो गया। चुनाव आयोग के लिए भी ऐसा ही संशोधन लाए थे ये कि वो कोई भी गलती करे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, रिटायर भी हो जाए चाहे तब भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। तो एक संशोधन थोड़ी है, ये तो देश पर कब्जा करने के संकेत है। दूसरी नैतिकता की बात, नैतिकता का ना कोई संविधान है ना कोई नियम है, और जब हमारे पास सारी व्यवस्था होते हुए संविधान की उसी का पालन नहीं हो रहा तो हम नैतिकता कहाँ से ले आएंगे? हम एक पेड़ काटे तो 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे अपनी जमीन से, और सरकार लाखों पेड़ काट ले, एक पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री को शामिल कर रहे हैं, इसे उसकी जांच का जिम्मा अगर प्रतिपक्ष को दे दें तो मान ले हम भी कहा इनकी भी जांच हो सके। इनकी तो जांच होने की नहीं, तो सारी जांच सब कुछ अंकुश जो है सब कुछ डंडा विपक्ष या बाकी जनता पे है। ये कोई भी कुछ भी पास कर लो, कुछ भी लागू कर लो, अब देखना रह गया ये कि ये संवैधानिक तो है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये भी देखना पड़ेगा। थैंक यू, बस मुझे तो इतना ही कहना था। नहीं, बहुत गहरी बात कह दी डीपी सिंह जी सर, लेकिन आप इसको पार्टिसिपेशन में डालें कैसे ही करके, क्यों ये जो बात कही ना आपने बहुत गहरी कही कि ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये परमानेंट सत्ता कायम करने का बदलाव है, और इसके अंदर हमें बहुत इस लेवल पे सोचना पड़ेगा कि हमें ये सत्ता चाहे कोई करे शासन, कोई राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, या तो उसमें जाकर के हम अपना पेट पालने वाली कहानी में लग जाएं और ये बीमारी में ज्यादा पड़े ही नहीं, न चिंतन करना, न सिर कपाना, न फालतू माथा फोड़ी करनी। चलो ठीक है, जो हो रहा हम हमारे बस में ही नहीं है, लोग उस माइंडसेट में सोच ही नहीं रहे। या हम कोई इसको रेफरेंडम के माइंडसेट से कुछ करें कि भाई इसमें तुम क्या सोचते हो, तो काफी लोगों के व्यूज लें, क्योंकि ये टीवी वाले ले रहे हैं, ये तो ये क्या ये लेकर के उन्हीं लोगों को पहले सर्वे है, तो वो सर्वे हमारे काम की नहीं है।
या तो हम पंचायतों के मार्फत कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि भाई दो, या एमपी वगैरह इनके ऊपर जैसा अपन ने सोचा कि जाओ तुम अपना रेफरेंडम करा लो, तो ये तो आराम से करवा सकते हैं। इसमें पार्टी का मुद्दा नहीं, भाई तुम बताओ मेरे को तो मुझे क्या क्या कहना चाहिए, इसके पक्ष में बोलना है। पंचायतें तो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रही। जब ये कोऑपरेटिव सिस्टम लागू हो रहा है, सारी चीजें उससे होंगी, तो ये और क्या मदद कर देगा। रही बात आप जनता की कहते हो, जनता को अवेयरनेस करने के लिए तो इन्हें 100 साल लगे, हमें भी 50 साल चाहिए। और जब तक 50 साल में कितनी चीजें बदलेंगी, कितना क्या होगा, कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ये जो है ना एथिक और मोरल जो है वो भाषा ही चेंज हो जाएगी कि जो है वो इसमें कहा ये मोरल में ठीक है, ये राइट और रॉन्ग का सिलेबस चेंज हो जाएगा। जो रॉन्ग है वो राइट लगने लग जाएगा कि अरे यार ठीक ही है, क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सही है। रॉन्ग जो है जब राइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो तो इथिक में काउंट होगा, मॉरल में काउंट होगा। रूपचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं टाइम कुछ 10 मिनट ही घट रहे हैं तो बाकी साथियों को। मैंने दो ही बातें कहनी है सिर्फ। एक तो एग्जांपल देना चाहता हूं आप सबको, नॉर्थ जोन में खासकर, कि लॉर्ड रामा को जो मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कि उसने हर जगह नैतिकता का पर सिद्धांत रखा। क्या हम धरती का जो गॉड गिफ्ट तापमान था एटमॉस्फेयर का 15 डिग्री और धरती के अंदर का 13.5 डिग्री, उसको हम 1.5 डिग्री बढ़ाने का जो फैसला किया है, क्या ये मर्यादा है धरती की, या उसको तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी जीव जंतुओं के लॉ को हम बदल करके केरला से हाथी उठा करके हम जामनगर में रख दें, क्या ये जीव जंतु की नैतिकता मर्यादा का उल्लंघन है कि नहीं है? क्या ये आदमी को कैसे अधिकार मिल गया कि आप प्रकृति की मर्यादा को तोड़ दो, उसकी नैतिकता को खराब करो और अपनी नैतिकता का हल? मैं आपको इंटरवेन करना हूं कि हु विल डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट? संसद डिसाइड करती है, संसद में ये लोग हैं। अब हम संसद पे कैसे क्या करें? हम एक संसद ये डिसाइड कर देगी है कि जो पूंजी के लॉ को संसद डिसाइड करे, जिसका उसका टॉपिक है। कह रही है कि नदी के अंदर गंदा पानी, केमिकल पानी डालो, 5-50 की हम पेनल्टी लगाएंगे, आपसे मिली भक्ति करके वो भर दो और जनता उस पानी को पियर मर जाए। संसद ही तो डिसाइड कर रही है ये सारे। 400 बिलों के ऊपर मैंने डिस्कस किया, संसद ने ही किया। अब ये जो मोरल है, ये करेक्टर है, इसी के तहत ये 130वां, जैसे डीपी सिंह जी ने कहा कि ये ढांचा ही बदल रहा है, अब आप चिंता मत करो, ये तो बहुत छोटे लगेंगे, ये तो आपको राइट में लगेंगे। रॉन्ग लग रहा है, आप रॉन्ग कह रहे हो, ये राइट लगेंगे। अब चाहे डर से लगे या कैसे ही लगे, समस्या वहां आकर के खड़ी है। हाँ चलो, बाकी साथी जो जुड़े हुए हैं अपने व्यू पॉइंट दो, काफी। धर्मेंद्र जी आप अपनी बात को रखो, फिर मैं, और सोमन जी जुड़े हुए हैं उनको ले लेता हूं, बाकल साहब जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी आप सभी को मेरा प्रणाम। ओरिजिनल में क्या है कि ये जो नैतिकता और वो जिस विषय पे अपन बात कर रहे हैं ना, बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत अच्छी तरीके से हमें भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिला है, क्योंकि आप सब सीनियर है। मगर इसकी जो जड़ है ना, वो अतीत में है। हमें नॉर्मल सा हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा जो कल्चर, जो जिसे हम इन्होंने कह दिया कि ये तो आपका कल्चर है, हालांकि हमारा कल्चर था नहीं था। हमारा कल्चर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक कृषि कल्चर था, मगर इन्होंने बदल करके ये पंडा पोथी वाला कल्चर ठोक दिया। और ये आजादी के 25-30 साल, हालांकि आजादी के पहले शुरू हो गया था, मगर ज्यादा लागू हुआ आजादी के 25-30 साल बाद में, जो आज एकदम बाकायदा ये इसमें चलन में आ चुका है। और इतने समझदार लोग भी जब कई हवाला देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उदाहरण उन्हीं का दे पाते हैं, रामायण और महाभारत, जो कोरी कल्पनाओं पे आधारित है। क्योंकि इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि न हमारा इन्होंने ये सिंधु घाटी सभ्यता को न तरीके से पढ़ाया, न किसानी कल्चर को पढ़ाया। जो कृषि एक संपूर्ण सभ्यता, सिर्फ एक रोजगार का धंधा नहीं, एक संपूर्ण सभ्यता है। और इसी के दम पे भारत यदि कुछ था तो इसी के दम पे था। तो अभी तो क्या है, हम यदि किसी से कुछ, हमारा एक ब्लड या जैसे स्वभाव ही ऐसा हो गया कि हम कोई भी पूजा पाठ भी करते हैं तो वो भी मतलब के लिए, सब कुछ मतलब के लिए होगा। तक मैं तुझे ये दूंगा, रिश्वत चलन ही रिश्वत का है, हमारे तो ब्लड में रिश्वत है। कहाँ से नैतिकता आएगी हम में?
और ये जो लोग जो बैठे हैं सत्ता में, इनमें तो कल्पना ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनका तो उद्देश्य ही इनका जो कुछ भी पड़ा हुआ है, इनका पैटर्न है या इनकी स्थापना है, वो ही नेशन के अपोजिट और मानवता के अपोजिट है। हम कल्पना कैसे करेंगे इनके साथ तो मानव नैतिकता की। धन्यवाद। चलो धर्मेंद्र जी, बहुत आपने एक सीरियस सवाल खड़ा कर दिया कि भाई नैतिकता जो थी वो एग्रीकल्चर बेस और हमारे जो भी उस सिस्टम के ऊपर जो भी नैतिकता के राइट कौन से थे वो उनके होने चाहिए, तो राइट उनके हो गए। जैसे कृष्ण का भी उदाहरण आ गया कि भाई उन्होंने शादी वैसे कर ली, तो राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट ही हमने कुछ ऐसे ग्रंथों से उस तरह से ले लिया, तो वो मामला डगमगा गया। एक्चुअल ह्यूमनिटी के तहत और इनके मतलब हर व्यक्ति खुश रहे। मैं उसको पढ़ रहा था, इसके काफी वीडियो सुने कि नैतिकता सबसे बड़ी तो वो है कि आप किसी को कष्ट ही नहीं दे रहे हैं, अगला भी खुश है, तब तो आपकी नैतिकता है उसमें। अब अगला खुश, रिश्वत देने से अगला खुश है, मेरा भी काम हो रहा, वो भी काम हो रहा, वहां मेरा कंफ्यूजन भी हुआ। तो कुछ बातें ऐसी है कि हम इसको बना ही नहीं पाए कि एक खुशहाल जीवन, एक ऐसा समाज जिसके अंदर सब आनंदित हो, सबको काम मिले, सब मिल बांट के खाए, सबके बीच में भाईचारा हो, वो जरूर एक संविधान की पहली, जब मैं पहला पेज पढ़ता हूँ, उसके सिवाय मुझे बाकी में भी नहीं मिला। और मिला तो जैसा घनश्याम जी ने कहा, उसके ढांचे टेढ़े बांके बना लिए, उसके अंदर इस तरह से कब्जे हो गए। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है, सवाल नहीं, अब इसको एक बहस का मुद्दा है। ये इनको जो गया है कमेटी में, पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी जो है, इसको गया, जबकि स्टैंडिंग कमेटी में दे सकते थे। नैतिकता वहीं से बन गई इनकी कि ये जो जितने भी बिल जाते हैं ना, तो स्टैंडिंग कमेटी में जाए, पहले स्टैंडिंग कमेटी पब्लिक डोमेन में डाले, पब्लिक डोमेन के बाद में कोई मामला सुलझता नहीं दिखे तो फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इनको खुद की होती है, तो ये दे देंगे, जैसे वक्फ बोर्ड है दी, वक्फ बोर्ड का दिया, उसी तरह से 130 में दे देंगे। 130 में देके ताले पीट के आपकी नैतिकता आपके ठिकाने लगा देगी, चलो इसको भगाओ, इसको हटाओ, और परमानेंट अपना, जैसा डीपी सिंह जी ने कहा, अपना धंधा पकड़ो, कोई फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हटो। ये जो नए ये कोई फिड़कले निकल रहे हैं, उन सबको खत्म करके और छोटे मोटे निकल लेंगे, और आपकी नैतिकता दरी रह जाएगी। शासन करेंगे, वो करेंगे अपने तरीके से। तो अपने पास में एक वाकई मतलब कोई कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है, हम जिए कैसे। हमारे पास में नैतिकता का जीने का एक वो होता ना, भाई प्रकृति के साथ में हम कैसे डील करें, वो नैतिकता ही नहीं बना पाए हम। तो बोलो, हम इस बात का ही नहीं पढ़ेंगे, प्रकृति के जीव हैं हम, उस नैतिकता को ही हम डेवलप नहीं कर पाए। देखो भाई, पेड़ की डाली के पहले लोगों ने ऐसे कहा था, पाप लगेगा ऐसे कह के चाहे धर्म का आधार लिया, लेकिन उसको भी कोलैप्स करके पेड़ काट लिए। 1000 पेड़ लगाने वाली बात भी सही है कि भाई बात तो मुद्दे तो टिपिकली है इसमें। सोमन जी, आप कुछ बात कहते हैं फिर। सभी साथियों को नमस्कार। मैं 12 बजे ही जुड़ा, इसके पहले का नहीं सुन पाया हूँ, बाद में जो भी सुना वो उसका सार आप जो बोले उसमें लग रहा है। उसके पहले घनश्याम जी और रूप जी दूसरे साथी भी बोले थे कि असल में सबकी मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो जिन्होंने जो सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, राजनीतिक क्षेत्र के हो, आर्थिक या किसी भी, वो तो बहुत देर बदलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आम लोगों की मानसिकता यदि प्रकृति और मानव समर्थक बनाने के लिए हम सब मिलकर कोई साझा मंच बनाकर कहीं प्रयास भी कर रहे हैं, छोटे मोटे हमारे साथी और लोग भी करते होंगे। जब तक जनता की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ऊपर वालों को भी चेंज नहीं कर सकते। बाकी मैं सोचता था जो भी कोई प्रकृति या मानव विरोधी कोई भी एक्शन, कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्ट बनता है, भारत सरकार या राज्य सरकार बनाती है, उसके खिलाफ ज्ञापन देना चाहिए, वो देना चाहिए। लेकिन क्या है, कुछ लोग चले जाएंगे ज्ञापन देने, लेकिन आम लोगों की मानसिकता यदि वही रहेगी जो इन वर्तमान राजाओं की है, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो राजा, कि भाई किसी तरह से पैसा मिले, पावर मिले, तब तक इन छोटे मोटे प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो सिस्टम को प्रकृति और मानव के हित के बदलने वाले एजेंडे पर हम जागरूक करें, उसमें खूब सारी राजनीतिक शाखा भी है, अलग अलग मोर्चे हैं, अलग मोर्चे पर अलग अलग लोग ये जागरूकता फैला सकते हैं ताकि लोगों को ज्यादा पावर मिले। ये सेंट्रल पॉइंट ये रखते हुए कि प्रकृति और मानव समझिए। धर्मेंद्र जी, आप कुछ अब 2 मिनट 3 मिनट बताए, जिनको भी जो कहना है हैंड रेज करे अपनी बात को। अब धर्मेंद्र जी तुरंत आप बात, बाकी जो भी साथी कहे, मेरे पास में अब 2-4 मिनट बाकी है।
हनुमान जी, ओरिजिनल में क्या है कि जो सीनियर वक्ता थे उन्होंने बात रखी थी कि ओरिजिनल में हमारे को नैतिकता का डिफाइन करने का हमारे पास में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है ही नहीं। ओरिजिनल में आज का जो युवा है ना, जिस तरीके से आज के युवा को शिक्षा दी गई और जिस स्टेज पे लाके छोड़ दिया गया, वो युवा आज अपने बाप के सामने खड़ा होने, उसके बाप का विरोध करने या बाप की बातों को न मानने को नैतिकता मान रहा है। मतलब हम इस स्तर तक जा चुके, भारत का ये लेवल हो गया ओरिजिनलिटी में, तो वो चलो कसौटी ठीक नहीं है। है ना। और कोई साथी इसमें कोई बात कहना चाहे तो अपनी, अब मेरे पास में 3 मिनट है, अपने हिसाब से ही बात कहें। पागल साहब आप बचे हुए हैं, कुछ बात जोड़ना चाहें? समता पावर के तो ये लेट जुड़े थे काफी, तो इनको टॉपिक के साइड में रह गए थे ये। और घनश्याम जी, रूपचंद जी, कोई आपकी एक एक लाइन, दो लाइन बच गई हो भाई, ये मेरा इनपुट बाकी रह गया, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, तो आप कह सकते हैं 2 मिनट के लिए। कोई ऐसी बात रह गई हो? डीपी सिंह जी, आपका कोई व्यू पॉइंट हो? पवार साहब, आप कोई बात कहना चाहें? हाँ, डीपी सिंह जी बताइए। सर ऐसे लोगों को 2, 4, 10, 5 भी अगर हम भेज सकें, जो न पक्ष के हो न विपक्ष के हो, निष्पक्ष हो, कम से कम जनता को अपनी बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस संसद में हो। कम से कम ये तो पता चला कि ये देश किधर जा रहा और राज करने वाली पार्टियां चाहती क्या है। इसका जनता को अवगत करने के लिए, जनता में अच्छा संदेश देने के लिए इससे बेहतर माध्यम मुझे लग नहीं रहा। थैंक यू। चलो, बागल साहब, पवार साहब, कोई और, कोई रूपचंद जी, कोई आदमी? हाँ, रूपचंद जी, आप। ब्रजेश की बात कट गई तो उनसे पूछ लो दोबारा। हाँ, विदेश जी, आप कुछ बात जोड़ना चाहें तो आपका माइक कट गया था। दो मिनट मेरे 1:02 पे क्लोज है। हाँ, ओके जी। हाँ, मेरा रीच में जा नहीं रहा है सही। आप करो, चालू रखो आप अपने। चलो, हाँ घनश्याम जी, अब आप सम अप कर दो 1 मिनट में, आप अपनी बात कह करके। आप पूंजी वाले एजेंडे के सिवाय सामाजिक एजेंडे में हम कैसे जा सकते हैं? पार्टिसिपेशन की कोई बात हो तो वो कह दोगे, ऐसे बढ़ो। वो तो इसी दायरे में तो वो बताया ना, स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है, कोई रूल वगैरह वो तो बताया है ना। रूपचंद जी ने बताया कि भाई वो जो FIR करने वाले, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, जैसे CBI है, ED है, ये संसद के प्रति अकाउंटेबल कर दो, ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के प्रति क्यों अकाउंटेबल? चलो, 1 भी मिनट सुधार शेष बच रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ घनश्याम जी और आपको विशेष तौर से कि एक ऐसा पेम्पलेट निकालो जिस पेम्पलेट में हो कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का मायना क्या है, और ये रिप्रेजेंटेटिव रेफरेंडम की थ्योरी पे आ जाए। हम इनको ये कहें कि भाई तुम कोई भी संविधान का संशोधन करो तो हमें पूछ के करो, ये एक बात वहां तक उनके कानों में पहुंच जाए, ऐसा कुछ ऐसा हम व्यवस्था खड़ी करें। डीपी सिंह जी और आप लोग जो भी फील्ड में काम करने वाले लोग हों, उन लोगों से ये हो कि भाई ये बात पहुंच जाए कि तुम संविधान के संशोधन में हमें पूछो, आप रेफरेंडम का कोई मेथड करो या कुछ भी करो, संविधान संशोधन में कम से कम छोटे मोटे कानून कर रहे हो, नैतिक है अनैतिक है, क्या बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, करते रहो, लेकिन संविधान संशोधन जो है बहुत दूरी होती है वो उस संविधान की, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत मायना रखता है। डीपी सिंह जी ने कहा वो खतरा हमारे सामने है। इसलिए धन्यवाद। 1:02 हो गया। फिर अगले संडे किसी विशेष टॉपिक को लेकर के आपके बीच उपस्थित। ऑल ऑफ यू।